ठीक है जी सर, स्टार्ट करें सर। all the yes thank you sir, sorry to all the viewers, due to connectivity issues we have to come again in the June, otherwise we can continue with the Kisco also. अपने से जो डिस्कशन कर रहे थे, अपने डिस्कशन का पॉइंट था पेनाल्टी एंड फीस। सर अपना अगर ऑफेंस होगा तो पेनाल्टी लगेगी, ऑफेंस नहीं होगा तो पेनाल्टी नहीं लगेगी। तो पहले अपने डिस्कस करते हैं कि पेनाल्टी और फीस में डिफरेंस क्या होता है। पेनाल्टी मस्ट बी इम्पोज्ड ओनली आफ्टर। आवाज कम है सर, अभी आ रही है सर? लाउडली प्लीज, थोड़ी सी आवाज बढ़ा। यस ओके, अभी आ रही है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है, हल्की आ रही है। अच्छा अभी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाए। ओके सर, जस्ट ए मिनट, लेट मी चेक। यस फुल वॉल्यूम है। अभी देखो, अभी प्रॉपर आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है सर, आ रही है, परफेक्ट आ रही है सर, आ रही है। अब राकेश जी अब ठीक है शायद, है ना? ठीक सर, थैंक यू। हाँ जी, तो अपने डिस्कस कर रहे थे पेनाल्टी एंड लेट फीस में डिफरेंस क्या होता है। पेनाल्टी जब भी लगेगा सर तो अपने को एससीएन देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा, तभी वो पेनाल्टी लगा सकते हैं, अदरवाइज वो पेनाल्टी लगा नहीं सकते हैं। और लेट फीस के लिए कोई भी अपने को एससीएन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने को डायरेक्ट उसमें जो भी अपना अमाउंट बनता है वो अपने को डालना पड़ता है। इसी का सर एक्सप्लेनेशन आप देखिए, इनकम टैक्स में इसका इम्पैक्ट आता है। इनकम टैक्स का एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 बोलता है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट हैज बीन hereby declared that any expenditure incurred by the SSC for any purpose which is an offense or which is prohibited by law shall not be deemed to be incurred for the purpose of business. That means अगर पेनाल्टी का कोई खर्चा लगा हुआ है सर तो इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाएगा, लेकिन लेट फीस का अगर कोई खर्चा लगा हुआ है तो इनकम टैक्स में उसका डिडक्शन अपने को मिलता है। अब अपने जब आते हैं सर लेट फीस का प्रोविजन अंडर द जीएसटी एक्ट कहाँ पे है, तो सेक्शन 47 अपने को देखना पड़ेगा। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि आपने अगर रिटर्न डिले किया है अंडर सेक्शन 37, 38, 39 एंड 45 एंड तो आपको लेट फीस लगेगी। तो ये सर 37, 38, 39, 44 में है क्या? 37, 38, 39 में, 45 में सर अपना फाइनल रिटर्न एक जाता है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 की वहां पे लेट फीस का प्रोविजन दिया हुआ है। इन द सेम टाइम 47(2) में अपना प्रोविजन दिया हुआ है कि अपने एनुअल रिटर्न या ऑडिट का जो 9C है वो अगर डिले फाइल करते हैं तो वहां पे अगेन लेट फीस का प्रोविजन है। तो ये डिफरेंस होता है लेट फीस एंड पेनाल्टी में। नाउ वी आर मूविंग टू द पेनाल्टी सेक्शन, दैट इज ऑफेंस। अपना जो पूरा प्रेजेंटेशन है सर ये अपने ऑफेंस एंड पेनाल्टी सेक्शन 122 से 128 तक है। डिटेंशन, सीजर एंड रिलीजल ऑफ गुड्स 129 टू 131 तक है। प्रोसिक्यूशन 132 एंड 133 है, एंड अदर सेक्शन 134 टू 138 है। ये अपना एरिया ऑफ डिस्कशन फॉर द टुडे है। सबसे पहले सर अपने देखिए, कोई भी पेनाल्टी को अगर अपने एग्जामिन करें या किसी भी असेसमेंट प्रोसीजर को एग्जामिन करें या अपने ऑडिट को एग्जामिन करें जो अपने सेक्शन 44 में अपने 9C और 9 करते हैं, तो अपना ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऑडिट मींस सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 डील करता है सीजीएसटी एक्ट का। ऑडिट मींस द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड और फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका पर्पस क्या होगा सर? ऑडिट का मतलब तो ये हुआ कि अपने को एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड करना है, रिटर्न्स को चेक करना है, कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है अंडर दिस लॉ और अंडर एनी लॉ, उसको ऑडिट बोलते हैं। उसका क्यों करते हैं ऑडिट को? ऑडिट करने का पर्पस क्या है अंडर द जीएसटी? तो यहाँ पे आता है सर 4 अपने को पर्पस मिलते हैं। टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम, आईटीसी अवेल्ड एंड टू assess the compliance with the provision of this act। मींस कि अपने को 4 लिंक जो अपने को देखने हैं, टर्नओवर डिक्लेरेशन का, टैक्सेस पेमेंट करने का, रिफंड का और आईटीसी का। इसके साथ में कंप्लायंस ऑफ द एक्ट को चेक करना है। ये अपना ऑडिट का पर्पस है। तो अपने जब पेनाल्टी सेक्शन को भी जब एग्जामिन करते हैं सर, तो पेनाल्टी सेक्शन में भी देखिए इसी 4 लिंक पे और 5वें लिंक पे ही ऑफेंस सारे के सारे बेस किए हुए हैं। यहीं से अगर आपने कुछ भी अगर गड़बड़ किया है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, और ऑफेंस होते के साथ में उस पे पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस अकॉर्डिंगली डिल्ट होंगे। सबसे पहला प्रोविजन है सर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 ऑफेंस का।
ये अपने यहाँ पे 21 टाइप के ऑफेंसेस बताए गए हैं। मैंने क्या किया सर, 21 ऑफेंसेस को 5 डिफरेंट कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे अपना ऑडिट का प्रोविजन है उसके हिसाब से मैंने इसको बाइफरकेट किया है। पहला प्रोविजन है आउटवर्ड सप्लाई के रिलेटेड 5 ऑफेंसेस है, आईटीसी इंक्लूडिंग आईएसडी से 2 है, रिफंड से 1 है, टीडीए टीसीएस से 2 है और कंप्लायंस एंड अदर से 11 है। अपने 1 बाय 1 एक एक एग्जामिन करते चलते हैं। सबसे पहले अपने आउटवर्ड सप्लाई को देखते हैं। आउटवर्ड सप्लाई में पहला जो प्रोविजन है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लाउज 1 का, वो बोलता है कि सप्लाई एनी गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस। मतलब आपको बुक्स में आपने इनवॉइस बनाया ही नहीं है, बिना इनवॉइस बनाए हुए अपने माल को डिस्पैच कर दिया है। दिस इज वन ऑफ द ऑफेंसेस अंडर जीएसटी एक्ट। सेकेंड आते हैं, सेकेंड अपने जो इशू आता है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लाउज 2 में बोलता है issue invoice without supply of goods or services in contravention in the law or rules made thereunder। सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई ऐसा लॉ या अपना कोई रूल्स ऐसा है जहां पे विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स को करने के लिए है ना इशू इनवॉइस करने का कोई मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो सर ये जो सेकेंड लाइन दिया हुआ सो फार आई अंडरस्टैंड इट इज नॉट नीडेड। अपने स्ट्रेट अवे अगर इसको पढ़ते हैं issue any invoice or bill without supply of goods or services or both it is itself an offense। क्योंकि सर ये क्या है कि ये फेक इनवॉइस की बात हो रही है, आपने ना सर्विसेज दी ना गुड्स दी, कुछ नहीं किया लेकिन इशू इनवॉइस कर दिया, तो ये अपना एक ऑफेंस में काउंट होगा। थर्ड बोलता है कि कलेक्ट टैक्स बट नॉट पे टू द सेम इन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ट्रेजरी। मतलब सर अपने टैक्स कलेक्ट किया है, इशू इनवॉइस इशू किया है, टैक्स कलेक्शन भी किया है, लेकिन बियॉन्ड 3 मंथ्स में अपने रिटर्न फाइल मतलब 3B अपने फाइल नहीं किया है और उसमें टैक्स नहीं दिया है, या 3B फाइल भी कर दिया है लेकिन जीएसटीआर 1 में सेल रिपोर्ट करके आपने उसका टैक्स डिस्चार्ज नहीं किया है, तो इट बिकम्स देन ऑफेंस। फोर्थ कैटेगरी बोलता है कलेक्ट टैक्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, मींस कि ये भी अपने 3 महीने के अंदर में अपने को जमा करना पड़ता है। अगर इसको कोई कलेक्ट टैक्स कर लिए हैं इन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट क्या हो सकता है सर, आप एक कंपोजिशन डीलर हो, आपको ऑथोरिटी नहीं है टैक्स कलेक्ट करने की, लेकिन फिर भी आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया। एक एग्जांपल ये हो सकता है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, आपने एग्जम्प्ट सप्लाई है, एग्जम्प्ट गुड्स पर से ही जो एग्जम्प्ट, लेकिन आपने उस पर टैक्स कलेक्ट कर लिया क्लाइंट से, तो ये भी अपना कंट्रावेंशन में आता है। लेकिन ये सारा टैक्स कलेक्ट करने के बाद भी ऑल्दो दिस इज नॉट इन द लाइन विद द एज पर द लॉ ऑफ द जीएसटी, बट ये टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा। सेक्शन 76 आपको इंसिस्ट करता है कि रॉन्गली कलेक्टेड टैक्स को भी आपको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, आप रख नहीं सकते हैं। अपना जब फोर्थ लिंब में आते हैं सर, इशू इनवॉइस यूजिंग जीएसटीआई ऑफ द अनदर रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन, ये अपना क्लाउज नंबर 14 है। यहाँ पे सर क्या है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो इशू इनवॉइस कर रहा है दूसरा जीएसटी नंबर को यूज करके, ये भी कंट्रावेंशन में आता है। अब अपने नेक्स्ट स्लिम की तरफ बढ़ते हैं सर। इन बिटवीन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अपना जितने भी पेनाल्टी प्रोविजन को अपने जब रीड आउट करते हैं, यहाँ पे 3 वर्ड बार बार ये लोग यूज करते हैं, एनी पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन। ये तीनों कीवर्ड को सर अपने लोग को ध्यान में रखना होगा। सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 सिर्फ टैक्सेबल पर्सन पे अप्लाई होता है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन मींस हु आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 108। यहाँ पे बोलता है कि जो अगर लाइबिलिटी भी अगर आपकी बनती है, मतलब आपका टर्नओवर 80 लाख रुपया का है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो वो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। अब रजिस्टर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 में। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है वो अपना रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो मैं आपको बताया, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और टैक्सेबल और एनीवन who will cover under the any person। तो बिफोर रीडिंग द एनी सेक्शन ऑफ द सेक्शन 1 पेनाल्टी की कोई भी सेक्शन अपने पढ़ते हैं, तो आपको ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। तो ये अपना 122(1) जो अपना चल रहा है, ये अपना टैक्सेबल पर्सन पे चल रहा है, अभी जो अपने डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं सर, चैट बॉक्स में डाला है, एक सेकेंड। सॉरी सर, ब्रांच की स्पेलिंग भूल हो गई है, आई एडमिट दिस मिस्टेक, करेक्ट कर लूंगा सर।
रोज की रोज भूल जाऊंगा। अभी साउंड आ रहा है ना सर? अरे शॉर्ट हो जाएंगे, हेलो? फिर साइन नहीं कर पाऊंगा। अपने टीडीएस टीसीएस की डेफिनेशन में आता हूँ। टीडीएस टीसीएस में क्या बोलता है कि आपने अगर कोई टीडीएस रॉन्ग कलेक्ट कर लिया, विकास रॉन्ग सर, डिडक्ट कर लिया। जस्ट अ सेकंड सर, मैं एक बार म्यूट कर दूं सर। हाँ सर, हाँ सर। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। ओके सर, यस सर, कंटिन्यू करो। स्टार्ट करूँ ना? हाँ, जी जी। अपने नेक्स्ट नेक्स्ट लिम्ब में आते हैं। टीडीएस एंड टीसीएस के जो प्रोविजंस हैं वो अपने सब क्लॉज 5 एंड सब क्लॉज 6 में कवर होता है। यहाँ पे आपने कोई रॉन्ग टीडीएस डिडक्ट कर लिया, शॉर्ट डिडक्शन कर लिया और उसको जमा नहीं कराया, तो आपका लायबिलिटी वहां पे ऑफेंस में चला आता है। नेक्स्ट है अपना सेम इसका रिप्लिका है, दैट इज सेक्शन 52 में जो अपना टैक्स कलेक्शन करना पड़ता है, वहां कोई शॉर्ट डिडक्शन किया है या फेल टू पे हो गया है तो वहां पे ये है। Right now we are discussing only offenses. थर्ड लिंब में आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलता है सर कि कोई टैक्स का इनपुट आपने अगर लिया है विदाउट रिसीविंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज तो ये अपना ऑफेंस में आएगा। अब ये सर इसको थोड़ा सा एक बार अगर अपने लोग सोचें कि इसका लिंक किसके साथ आ रहा है, इसका लिंक आ रहा है सर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्लाउज 2 के साथ। यहाँ पे फेक इनवॉइसिंग हुई है, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो ये अपने क्लाउज 7 में कवर हो रहा है। 8वां क्लाउज बोलता है कि फ्रॉड अगर कोई हुआ है, तो अपने फ्रॉड से कोई रिफंड ऑब्टेंड किया है, तो अगेन दिस बिकम्स द आईएसडी का प्रोविजन। सर स्पीड ठीक है ना सर, और स्लो चलूं या नहीं सही सर, है? ठीक है, सही है सर, परफेक्ट है। ठीक है ना? ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्लाउज बोलता है अपना आईएसडी का अगर कोई कंट्रावेशन किया है, आईएसडी अपने को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से लिंक करता है सेक्शन 20 में। अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया है जहां पे इसका यूटिलाइजेशन या उसका एलिजिबिलिटी को रॉन्गली अवेल किया है, तो ये वंस अगेन इट बिकम्स एन ऑफेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लिंब, दैट इज द कंप्लायंसेस एंड अदर्स। इसमें सर देखिए, जो अगर आपने कोई कंप्लायंसेस से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, वो अपने अगर रॉन्ग किए हैं, तो वो सारे के सारे ये अपने 11 क्लाउजेज में कवर हो रहे हैं। पहला है अपने कोई मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स किए हैं या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं, तो ये अपने को ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है फेल्स टू गेट द रजिस्ट्रेशन, मींस अगर आपकी लायबिलिटी थी रजिस्ट्रेशन लेने की 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी, जैसे गुड्स सर्विसेज में 20 लाख का है, गुड्स में 40 लाख का है, डिपेंडिंग अपॉन द उस केस में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है या आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना था सेक्शन 24 में, आपने नहीं लिया है, तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आइटम है आपका गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन और सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। अपने जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो REG 1 को फिलअप करते हैं। REG 1 जब फिलअप करते हैं, वहां पे अपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स इन कंपनी, रिलेटिंग टू प्रोप्राइटर, पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल्स। वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन हमने डिक्लेयर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, माइंड इट सर, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिस्क्लोजर जो अपने REG 1 में करते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको बहुत अच्छी से ध्यान देने की ने देखा है सर। रजिस्टर्ड पर्सन जो है जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस को डिस्क्लोज करते हैं, एडिशनल प्लेस शो नहीं करते हैं, जबकि एडिशनल प्लेस पे अपना स्टॉक स्टोर किया हुआ रहता है। अगर अदर देन REG 6 में जो अपने लोग को रजिस्ट्रेशन मिलता है, किसी एड्रेस पे अगर गुड्स स्टोर किया हुआ है, तो दैट विल बी लें, इसको एकदम ध्यान से देखें, और जहां पे एडिशनल प्लेस अपना जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे वहां पे स्टॉक करें ना करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उस सबको एडिशनल प्लेस में डिस्क्लोज करें, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर बाई चांस अगर मान लीजिए आपने एडिशनल प्लेस डिस्क्लोज किया, बाद में कोई चेंजेज हुआ, नया रजिस्ट्रेशन लिया, नया कोई प्लेस अपने परचेज किए हैं या कोई रेंट पे लिए हैं, उसके इंफॉर्मेशन भी बाय वे ऑफ अमेंडमेंट फाइलिंग इन REG 1 अपने को ये इसका डिस्क्लेरेशन डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट ऑफेंस अपना आता है ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। कोई ऑफिसर्स को अपने अगर अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, द कैटेगरी ऑफ द ऑफेंस।
सर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जब आते हैं, ट्रांसपोर्ट टैक्सेबल गुड्स विदाउट डॉक्यूमेंट। सर ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो अभी अपने जब सेशन स्टार्ट हो रहा था तो रेगुलर एक ये बात होती है अपने की अपनी गाड़ी जा रही है, गाड़ी में अपना ई वे बिल भी है, डॉक्यूमेंट नहीं, बिल नहीं है, तो उस केस में डिपार्टमेंट अपने को कैच करता है और अपना ये ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया सर, क्योंकि ये सेक्शन 129 पे भी हीटिंग आती है। जब 129 डिस्कस करेंगे तो ये अपने को इसको देखना पड़ेगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स अपने को प्रिस्क्राइब किए गए हैं एक्ट में, वो सेक्शन 68 से आते हैं, रीड विथ रूल नंबर 138। तो रूल 138 में अपने को ई वे बिल बनाना पड़ता है। गाड़ी मूव करने के लिए ई वे बिल एंड इनवॉइस की कॉपी होनी मैंडेट है। ये दो डॉक्यूमेंट होने से आपका ऑफेंस नहीं होगा। दोनों में से कोई भी मिसिंग है या ई वे बिल अपना एक्सपायर कर गया है तो उसकी कैटेगरी में ये आ जाएगा, ये ऑफेंस में आ जाएगा। ओवर। अब टर्नओवर आपने कोई शॉर्ट रिपोर्ट किया, मींस आपने जीएसटीआर 1 में कम दिखा दिया, 3B में ज्यादा दिखा दिया, या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर ली है लेकिन आपने इनवॉइस नहीं बनाया, किसी भी रीजन से अगर आपने टर्नओवर को सप्रेस किया है तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है फेल्स टू द मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फेल्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज पर द डॉक्यूमेंट्स। ये अपने कोई भी अगर अपने फेलियर टू मेंटेन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अगर कोई मेंशन होता है तो ये अपना इस कैटेगरी में, ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। सेक्शन 122 ये अपना 10 to 21 तक अपना कवर चल रहा है अपना। सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और स्टोर ऑफ एनी गुड्स लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड। चैट बॉक्स में क्वेश्चन, यस। कोई भी अपने सप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं गुड्स को जो लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड है और उसको अपने छेड़छाड़ कर दिए, सप्लाई कर दिए, ट्रांसपोर्ट कर दिए, स्टोर कर लिया, तो ये अपना कैटेगरी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। कॉन्फिस्केशन सेक्शन 130 में डील है, वो आगे में अपने डिस्कस कर लेंगे। टेम्पर और डिस्ट्रॉय द एविडेंस, ये सब जनरल पेनल्टी क्लाउजेज हैं जो अपने सिविल प्रोसीजर कोड में भी है कि अपने कोई एविडेंसेस वगैरह को टेम्पर कर दिए, डिस्ट्रॉयड कर दिए, ये सारे के सारे अपने ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये पेनाल्टी कितने लगेगी। पेनाल्टी का जो अमाउंट दिया हुआ है सर, हायर ऑफ द फॉलोइंग 10,000 और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेडेड or the tax not deducted under section 51 or sought deducted or deducted but not paid to the government account under section 52 or not paid to the government account, ITC availed or passed to the ISD और refund। मतलब किसी भी एंगल से अगर आपने देखे जहां पे अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट, तो वहां पे अपना अमाउंट जिसमें टैक्स इवेजन हुआ है या शॉर्ट पेमेंट हुआ है तो वो कंपेयर करेंगे 10,000 से, जो हाई होगा वो लगेगा। जहां पे कोई अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वहां पे 10,000 का पेनाल्टी डिपार्टमेंट लगा सकता है अपने सेक्शन 122 सब सेक्शन 1। फ्रेंड्स अपने इसमें एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। अपनी पैरा बोलती है 122 की फर्स्ट पैरा बोलती है ही सेल बी लायबल टू द पे पेनाल्टी ऑफ 10,000 रुपीज कलेक्टेड डिडक्टेड। यहाँ पे वर्ड और बार-बार यूज हो रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने चैट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा इसका आंसर। सपोज करिए एक एसएससी ने 2 लाख रुपया का आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, 1.5 लाख रुपया का रॉन्गली रिफंड ले लिया, फ्रॉडुलेंट मेथड से ले लिया या रॉन्गली रिफंड ले लिया, और 1 लाख, तो उसकी पेनाल्टी कितनी लगेगी सर? 3 गलतियां की हैं, उसकी पेनाल्टी कितनी लगेगी? चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए सर। 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 10,000, ये 4 अमाउंट को अपने कंपेयर करेंगे। विकास सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे सर? हाँ सर प्लीज प्लीज, श्योर। जी जी। एक टैक्स पेयर ने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है, ठीक है ना, रिफंड रॉन्गली अवेल किया है, रिफंड ले लिया है गलती से, और आउटपुट टैक्स को भी रॉन्गली ले लिया है। टोटल अमाउंट 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख है। तो अपने 10,000 का क्लाउज में जाएंगे या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख को सम टोटल करेंगे या 2 लाख हायर अमाउंट उसको कैच करेंगे? सर आंसर आ रहे हैं, सुरेश जी का आ रहा है 10,000 फॉर ईच क्लॉज अंडर बोथ एक्ट सेपरेटली, अविनाश जी का आ रहा है 2 लाख, और सुरेश जी का फिर आ रहा है, नहीं सुरेश ने आंसर रिवाइज किया, करेक्शन किया सुरेश जी ने, हाँ टोटल अमाउंट बता रहे हैं 2 लाख।
यस सर, परफेक्ट, सूरज जी ने एकदम सही कहा है सर। ये टोटल अमाउंट जाएगा, टोटल अमाउंट को 10,000 से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, ये 3 ऑफेंसेस है, 3 ऑफेंसेस अलग अलग हो गए हैं। तो तीनों ऑफेंसेस की अलग अलग नोटिस, एक नोटिस में अलग अलग ऑफेंसेस के अलग अलग प्रोविजंस में नोटिस आएगी, और ये तीनों को सम टोटल करके 2 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख को टोटल करेंगे, और 10,000 जब कंपेयर करेंगे तो नेचुरल सी बात है यही ज्यादा ज्यादा आएगा। तो वो अमाउंट की लाइबिलिटी डिपार्टमेंट अपने पे लगा सकता है। ठीक है ना सर? ठीक है सर। नाउ कमिंग टू सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A, ये प्रोविजन सर अभी नया इंसर्ट हुआ है दिस फाइनेंस एक्ट में, एंड अभी तक ये नोटिफाइड नहीं हुआ है। ये बोलता है सर, एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर क्लाउज 1, 2, 5, 9 L of subsection 1 at whose instance such transaction is conducted। सर ये प्रोविजन जो लाया गया बेसिकली टू कर्व आउट द प्रॉब्लम ऑफ द फेक इनवॉइसेस। जहां पे पहले क्या होता था सर कि जो फेक इनवॉइसेस इशू हुए हैं तो उसमें जिन्होंने रेसिपिएंट है उनको पकड़ लेते थे, या जो अपने प्रोवाइडर है उनको अपने लोग डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि सर इसमें वो रजिस्टर्ड डीलर होता नहीं था, कोई थर्ड आदमी के इंस्टेंस पे ये काम होता था। उसको कर्व आउट करने के लिए इस फाइनेंस बिल में ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया है, लेकिन अभी तक ये नोटिफाइड नहीं हुआ है। सो अब मेरे को लगता है सर कोविड में नोटिफाइड नहीं हो पा रहा होगा, अदरवाइज ये नोटिफाइड होने के बाद में जो फेक बिल के जो सेलर हैं, जो मार्केट में फेक बिल वगैरह का जो काम करते हैं, वो भी इस सेक्शन में कवर हो जाएंगे, और उनको भी अरेस्टिंग वगैरह के जो प्रोविजन सेक्शन 132 में या अपने जो पेनल्टी के जो प्रोविजंस हैं वो आगे जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे इस पे इम्प्लाइड हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू सेक्शन 122 सबसेक्शन 2, यहां सर देखिए, आप अगर सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 को रीड आउट करते हैं, इट इज वेरी सिमिलर टू सेक्शन 73 एंड 74। डिफरेंस दोनों में खाली यही है कि 73, 74 में टैक्स आउटस्टैंडिंग होना मैंडेटरी है, यहाँ पे टैक्स आउटस्टैंडिंग होना मैंडेटरी नहीं है। अपने 73, 74 के बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कल ये नव्या जी का टॉपिक है। कल उसमें 122 सबसेक्शन 2 में खाली मैं आपको पेनल्टी प्रोविजंस बता देता हूं सर। यहाँ पे प्रोविजन जो है अपने 122 सबसेक्शन 2 क्लाउज ए एंड क्लाउज बी 2 है। एक है अपना 73 वाला ऊपर वाला, जहां पे फ्रॉड और विलफुल मिस स्टेटमेंट नहीं है, और क्लाउज बी जो है वो फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट इंटेंशनली है, जो वहां पे आपको विलफुल मिस स्टेटमेंट है। तो ये 74 को कवर करता है, ऊपर वाला 73 को कवर करता है। इसमें जो पेनल्टी लगनी है सर वो 10,000 रुपया, और टैक्स परसेंट और टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर, और क्लाउज बी अपने आते हैं तो 10,000 और टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर। मतलब विलफुल अगर स्टेटमेंट करते हैं तो टैक्स ड्यू अमाउंट अगर 10,000 को क्रॉस करता है वो पेनल्टी लग जाएगी, और जहां पे अगर अपने विलफुल स्टेटमेंट नहीं है, बाय मिस्टेक हुआ है, तो फिर आपका 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर की पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 सेक्शन 2 लगेगा। और माइंड इट, ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे कवर करता है। मैं आपको जैसे स्टार्ट में सर आपको बोला था ना कि रजिस्टर्ड टैक्सेबल एंड एनी टैक्सेबल पर्सन, एनी पर्सन, इसको अपने को ध्यान रखते हुए प्रोविजन को पढ़ना है। सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 टैक्सेबल पर्सन को कवर करता है। सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 ओनली रजिस्टर्ड पर्सन को कवर करता है। एंड नाउ मूविंग टू द सेक्शन 122 सबसेक्शन 3, ये कवर करता है एनी पर्सन को। मतलब टेक्निकली अगर अपने देखते हैं तो सेक्शन 122 तीनों को ही कवर करता है। पहला कवर करता है टैक्सेबल को, दूसरा करता है रजिस्टर्ड पर्सन को, तीसरा कवर करता है एनी पर्सन को। यहाँ पे जो प्रोविजंस है सर, एनी पर्सन जहां पे बोलते हैं अपने, यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई आदमी सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 में जो 21 अपने ऑफेंस दिए हुए हैं उसमें 8 मतलब साथ में लग करके काम कर रहा है, में 122 सबसेक्शन 3 में कवर होगा। नेक्स्ट इसका प्रोविजन बोलता है कि एक्वायर पोजीशन ऑफ एनी वे कंसर्न हिमसेल्फ इन ट्रांसपोर्टिंग, रिमूविंग, डिपॉजिटिंग, कीपिंग, कंसीलिंग, सप्लाइंग और परचेजिंग और एनी अदर मैनर deals with any goods which he knows or reason to believe are liable to be confiscated under this act or rules made thereunder। अगेन वो वहां पे ऑफेंस है, ये पेनल प्रोविजन में कवर होगा। कोई सर्विसेज वो रिसीव करता है इन कंट्रावेंशन ऑफ द लॉ, वो कवर होगा। फेल्स टू अपीयर बिफोर द जीएसटी ऑफिसर टू ऑनर द समन्स। सर एक इसको अंडरलाइन रखिएगा सर, समन पे भी मैं डिस्कशन करूंगा। समन अंडर सेक्शन 70 इशू होता है, जब मैं 132 डील करूंगा तो सर समन के बारे में भी चर्चा करूंगा। किसी ने अगर समन दिया है किसी ऑफिसर ने, तो ये
किसी भी आदमी को वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा जिसके नाम पे समन आया हुआ है। अगर वो प्रेजेंस नहीं होता है तो वो ये ऑफेंस है और ऑफेंस होने से पेनाल्टी लगेगी। फेल्स टू इशू, अब ये देखिए सर 5वां नंबर एक जो पॉइंट है सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 में, ये क्लाउज ई में कवर होता है। ये बोलता है फेल्स टू इशू इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑल द रूल्स मेड देयर अंडर और फेल्स टू अकाउंट फॉर एनी इनवॉइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। अगर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 जब ये क्लाउज 1 बोलता है कि सप्लाई एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ द इनवॉइस, तो फिर यहाँ पे लिखने की जरूरत क्या है? तो फर्स्ट पार्ट दोनों का कॉमन है, लेकिन सेकेंड जो पार्ट है यहाँ पे जो फेल्स टू अकाउंट फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप देखिए सर पहला जो प्रोविजन था सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लाउज 1 में, वहां पे इनवॉइस को इशू करने के फेलियर की बात थी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो सकता है आपने एंट्री ले लिया लेकिन इनवॉइस क्लाइंट को मतलब अपने बायर को दिया नहीं हो, ये एक सिनेरियो हो सकता है। यहाँ होता है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी एंट्री नहीं ली है, दैट मींस अगर इनवॉइस इशू कर दिया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं ली है तो यहाँ पे आप पेनल प्रोविजन में कवर होते हैं। और क्या रीजंस हो सकते हैं सर? सप्रेशन, इसके साथ में आपको सप्रेशन ऑफ टैक्स टर्नओवर भी इंप्लाइड हो जाता है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट। चैट बॉक्स में क्वेश्चन कुछ नहीं विकास सर, मैंने सिर्फ वो डाला है, पीपीटी शेयर करिए सर सबको सर। ओके ओके श्योर। हाँ सर, तो अपने जब अपने इसको देखते हैं कि अपना जो ई क्लाउज है सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 क्लाउज ई, अपना जब उसको देखते हैं तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की भी बात करता है, जहां पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर एंट्री नहीं पास करी है तो पेनाल्टी लग सकती है, ये ऑफेंस में कवर होता है। अब एक क्वेश्चन आता है सर कि जिसको एनी पर्सन अगर यहाँ you have suppressed the turnover, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे 122 सबसेक्शन 1 में भी क्लाउज है, क्लाउज नंबर 15 वहां पे वो कवर हो रहा है। तो ये देखेंगे अपने सारे प्रोविजंस एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है। अब आते हैं इसमें पेनाल्टी कितनी लगेगी। इसमें पेनाल्टी मैक्सिमम 25,000 की है जो अपना सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 में कवर होता है। सेक्शन 122 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो सर प्लीज अपने अनम्यूट करके आप अपने डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव टू सेक्शन 123। आप चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं सर या हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा इधर से। यस सर जी। आप कंटिन्यू करें सर, कोई क्वेरी आएगी तो मैं ले लूंगा। यस सर आई कंटिन्यू। हाँ क्वेरी आएगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे, राइट। पक्का पक्का। सेक्शन 123, 124 एंड 125 ये 3 और सेक्शन है पेनाल्टी की। पहला सेक्शन बोलता है कि कोई अंडर सेक्शन 150 में रिटर्न फेल्योर करता है फर्निश करने का तो वहां पे 100 रुपीज पर डे की फाइन है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पेनाल्टी ऑफ रुपीज 5,000 रुपीज। सेक्शन 124 बोलता है कि फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और रिटर्न अंडर सेक्शन 151, जहां पे स्टैटिकल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कॉल करता है, वहां अगर कोई फेलियर होता है तो फिर 151 पे अपने जो फेलियर होने पे सेक्शन 124 में अपने को पेनाल्टी लग सकती है 10,000 अप टू 10,000 रुपीज सब्जेक्ट टू 100 रुपीज पर डे। कमिंग टू द जनरल पेनाल्टी सेक्शन 125, ये सर रेसिडुअल पेनाल्टी है। अगर किसी की भी ऊपर के सेक्शन में अगर कोई पेनाल्टी कवर नहीं होती है तो सेक्शन 125 में जनरल पेनाल्टी 25,000 अंडर द ईच एक्ट डिपार्टमेंट इनिशिएट कर सकता है। सर अब ये बताइए इतनी सारे प्रोविजंस के बताने के बाद में भी क्या कोई ऐसी पेनाल्टी बचती है जहां पे 125 इंपोज करेगा डिपार्टमेंट? सर बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे अपने कंट्रावेंशन ऑफ द लॉ हो सकता है। जैसे रूल 18 देखिए सर, रूल 18 में बोलता है कि RAG 6 जो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको बिजनेस प्रेमिसेस में लगाना होगा, वहां पे उसको कॉपी को अगर आप नहीं लगाते हैं तो कंट्रावेंशन ऑफ रूल 18 सब रूल 1 होता है। अब नेक्स्ट बोलता है एक रूल 18 सब रूल 2 बोलता है कि आपने जो GSTIN नंबर है वो GSTIN नंबर विद द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा। वो अगर बोर्ड नहीं लगाते हैं तो 25,000 की पेनाल्टी डिपार्टमेंट इनिशिएट कर सकता है। ये सारी बातें हो गई सर पेनाल्टी की, जहां पे पेनाल्टी लग सकती है, लगाना होगा, डराने वाली बातें हैं। सोनिया गुप्ता जी पूछ रही है मैम
GSTR 9C which penalty? एक बार उनको आप अनम्यूट करेंगे सर? सर यस सर, सोनिया गुप्ता जी को। हाँ जी, सोनिया जी आप अनम्यूट कर लीजिए मैम, इधर से। हाँ सर। हाँ जी, सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है मैम। यस मैम, यस आ रही है, यस मैम प्लीज। हाँ सर, थैंक यू सर। एक्चुअली हमने 9C अभी फाइल किया 17-18 का, बहुत सारे क्लाइंट्स का, ड्यू टू सम Right. प्रॉब्लम। तो क्या पेनल्टी उनके लिए कैसे होगा सर? क्या होगा? अभी तो कुछ मैडम, लोग, मैडम आपने GSTR 9 पहले फाइल किया था या अभी फाइल किया है? मैंने कुछ का 9 भी अभी फाइल किया, कुछ का 9 पहले कर दिया था, ऐसा है। राइट मैडम, आप सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 देखो, हाँ वहां पे स्पेसिफिक पेनाल्टी है फेलियर टू कंप्लाई अंडर सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 एंड 44 सबसेक्शन 2। वहां पे हाँ, स्पेसिफिक पेनाल्टी जो अपने लगी हुई 100 रुपीज पर डे की, वही इंपोज हाँ। होगी सब्जेक्ट टू टर्नओवर ऑफ 0.25% की जो लेट फीस होती है। हाँ सर, वो तो 9 में हो रहा है। 9 में 9 से कोई पेनल्टी नहीं मांग रहा है, लेकिन अभी 9 में तो हम लोग दे रहे हैं लेट फी। परफेक्ट परफेक्ट। एक्चुअल में ये पोर्टल में मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैडम आप देखिए सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 का अगर अपने रीड आउट करते हैं तो हाँ। इट कवर्स इंटायर सेक्शन 44, ठीक है ना? सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 GSTR 9 की बात करता है, हाँ सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 9C की बात करता है, राइट? राइट राइट। तो जहां पे GSTR 9 खाली फाइल करना है वो 44 1 में कवर हो गया, जिसको हाँ, हाँ। 9 9C दोनों करना है वो 44 2 में कवर हो गया। सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 बोलता है कि आपने अगर 44 का फेल्योर में है तो आपको हाँ। 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.25% और टर्नओवर अंडर द ईच Turnover, एक्ट लगेगा, हाँ हाँ राइट? हाँ तो हाँ। अपने अगर GSTR 9 फाइल कर दिया है पहले, 9C नहीं किया, तो यू आर हाँ, हाँ। डिफॉल्टर ऑफ 44 2। ओके ओके ओके, ठीक है सर। डू यू और एग्री अगर विद दिस? दोनों अभी किया तो सर? दोनों एग्री, दोनों तो भी 44 2 के डिफॉल्टर हैं आप, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो क्योंकि इसका 44 मतलब, 2 तो बोलता है ना कि दोनों लगाना है आपको। हाँ लेकिन हमने 200 रुपीज पर डे तो दिया ही है सर फाइन 9 के लिए। हाँ तो 9, अब इसमें देखिए डिपार्टमेंट क्या कॉल लेता है आगे जाकर के, ये अपने को पोर्टल से लगेगा, क्योंकि पोर्टल में ये मिस है। ये पोर्टल में इन लोगों को 9C में भी पेनल्टी का प्रोविजन डालना चाहिए था एज पर राइट द राइट। लॉ, as क्योंकि per the आपने law। 9 फाइल कर दिया, 9C नहीं फाइल किया, तो यू आर स्टिल डिफॉल्टर ऑफ 44 2। I understand sir, I understand हाँ सर, थैंक यू। हाँ सर, Am I clear, ma'am? हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, सर। अब ये मैम एक थोड़ा लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि क्या डिपार्टमेंट सेक्शन 125 की पेनाल्टी इनिशिएट कर सकता है? इन माय हाँ। व्यू 125 इंपोज नहीं कर सकता है, क्योंकि जहां पे लेट फीस का प्रोविजन है वहां पे पेनाल्टी प्रोविजन इनिशिएट नहीं होता है। अगर पेनाल्टी प्रोविजन इनिशिएट हुआ होता है तो GSTR 3B, GSTR 1, GSTR जो अपने लेट फाइल करते हैं उस पर भी फिर जनरल पेनाल्टी लगेगी, फिर उस पर क्यों हाँ सर, छोड़ेंगे उसमें भी डिपार्टमेंट? लगती, राइट। हाँ राइट, हाँ सर। ठीक है ना? तो 9 का वेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट क्या कॉल लेता है actually। राइट देखिए मेरे को लगता है कि पोर्टल से शायद ये मिस हुआ है। 9C में भी अगर आपने 9 फाइल कर दिया और वहां पे टू द डेट ऑफ द 9 के पेनल्टी वो लोग टेबल नंबर 19 में लास्ट टेबल एक्टिवेट होकर के वहां से पेमेंट हो जाता है, राइट? हाँ हाँ, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, वो हो जा रहा है। हाँ हाँ, अब 9C में कोई दोबारा पेमेंट करने का तरीका वहां दिया हुआ नहीं है, नहीं नहीं, मैकेनिज्म हाँ नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। हाँ। तो अगर अब वो, ऑडिट में अगर ऑफिसर्स ने अगर कैच किया तो अलग बात है, अदरवाइज निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अच्छा सर, थैंक यू सर। Thanks to the Welcome. Panipat branch also for all these Thank- things. Thank you, sir. थैंक यू। Now can I move to further section 125? Yes. अभी तक सर अपने डराने की बात कर रहे थे कि ये कर दिया तो वो फाइन लग जाएगा, वो कर दिया तो ये फाइन लग जाएगा, इतना फाइन लग जाएगा, उतना फाइन लग जाएगा। सर सेक्शन 126, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑल द व्यूअर्स, please go through the section 126. This is the general discipline relating to the penalty. ये सेक्शन अपने लिए रामबाण है कि अपने को कोई भी पेनाल्टी अगर डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है तो यहाँ पे सेक्शन 126 में इम्यूनिटी मिली हुई है सर। कोविड-19 की वैक्सीन की दवाई यहाँ से आती है, सारी पेनाल्टी यहाँ से छूट सकती है सब्जेक्ट टू आप इस सेक्शन में फॉल करते हो। सेक्शन 126 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? ओपनिंग लाइन में आपको पढ़ के सर, no officer under this act shall impose any penalty for minor breaches of tax regulations or procedure requirements, and in particular any omission or mistake in documentation which is easily rectifiable and made without fraudulent intent or gross negligence. मीन्स कोई ऑफिसर आपके ऊपर में माइनर ब्रीचेज के लिए, टैक्स रेगुलेशंस के लिए पेनाल्टी इंपोज नहीं कर सकता है।
और माइनर ब्रीच को भी इसी सब सेक्शन में एक्सप्लेनेशन के थ्रू डिफाइन किया हुआ है। पता है और ओमिशन विकास सर एक बार ये लाइन लास्ट वाले रिपीट करना सर, आपकी आवाज चली गई थी अभी। अच्छा सर, ये सर जो ब्रीच, जो माइनर ब्रीच की जो अपने बात कर रहे हैं ना, माइनर ब्रीच भी एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 126 क्लाउज 1 में डिफाइन किया हुआ है। वहां पे क्लाउज ए बोलता है एक्सप्लेनेशन का, ए ब्रीच शैल बी कंसीडर ए माइनर ब्रीच इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज लेस देन द 5000 रुपीज। मींस 5000 से नीचे का अमाउंट का अगर आपने कोई ब्रीच किया है तो वो माइनर ब्रीच में आएगा और कोई ऑफिसर उस पर पेनाल्टी इंपैक्ट नहीं कर लगा सकता, नंबर 1। नंबर 2, इसका एक जनरल प्रोविजन ये है सर कि अगर कोई भी पेनाल्टी इंपोज करता है डिपार्टमेंट विदाउट इश्यूइंग द एससीएन, तो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग ही वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी, क्योंकि ये विदाउट एससीएन इशू हो नहीं सकता। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ेगा डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। ठीक है विकास सर। सर विकास सर एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है अजय वर्मा जी का, तो हाँ चैट बॉक्स में, तो चैट वो बॉक्स में क्वेश्चन। हाँ सर, अजय वर्मा जी को आप अनम्यूट कर दो सर। लो सर, अजय जी अनम्यूट हो जाओ सर जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को बोगस इनवॉइस इश्यू कर देता है सर्विसेज का, दोनों ने रिटर्न कंप्लायंस किया, दोनों ने फाइल किया है, तो हाउ इट इज प्रूफ कि ये बोगस है। पहली बात तो ये सर्विसेज का है, सब गुड्स का नहीं है, ठीक है। और दूसरा दोनों ने कंप्लायंस पूरा कर दिया, टैक्स गवर्नमेंट को पूरा जमा करा दिया। हाँ, तो बोगस रहा कहाँ सर? टैक्स जब दोनों ने जमा ही करा दिया तो बोगस कहाँ रहा? सर रियल फैक्ट कह रहा हूँ मैं, रियल बेसिस पे कहता हूँ वो बोगस है, मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ कंप्लायंस पूरा कर दिया, टैक्स गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। तो इन सच केस क्या होगा? क्या इसमें कोई पेनल्टी इनिशिएट होती है, कुछ होता है? सर, पेनल प्रोविजन तभी लगेगा जहां पे टैक्स का इन्वॉल्वमेंट हो। जहां पे टैक्स आपने गवर्नमेंट को पूरा दे ही दिया है तो वहां पे पेनल प्रोविजन आएगा कैसे? फाइन सर। हाँ थोड़ा सा कॉल कर विकास सर, इसमें 16(2) वाली जो कंडीशन होती है सर, जो 3-4 के केस में, वो तो नहीं लगेगी? नहीं सर, मैं आता हूँ सर, वो 132 में जो कंडीशन है वो अलग है, मैं आता हूँ सर, उस पर आता हूँ। वर्मा साहब, आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली ये सर्च एंड सीजर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब सर्च सीजर करता है, वहां पे डिपार्टमेंट कई बार, मैं एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देके आपके मैं क्वेश्चन समझ गया सर, कहाँ आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हो। मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो से डिस्कस करता हूँ। सर्च सीजर हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। वहां पे 40 लाख रुपीज कैश सीज किया डिपार्टमेंट ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये एक इंटेंट होता है कि उसको 40 लाख रुपए पे टैक्स मिल जाए, अप्लीकेबल टैक्स मिल जाए, तो उसको वो अपने आप को फील गुड करते हैं कि भाई चलो मैंने टैक्स रियलाइज कर लिया। एट द सेम टाइम वहां पे स्टेटमेंट दिया क्लाइंट ने कि भाई ये 40 लाख रुपए मेरे कमीशन इनकम से आए थे जो मेरे बुक्स में अकाउंटेड फॉर नहीं थे, तो इस पे मैंने आपको इनकम ऑफर करके इनकम टैक्स दे दिया, राइट है ना। जी। अब साथ साथ क्लाइंट को ये कॉल ले लेना चाहिए, जब 40 लाख रुपए आपने अनडिस्क्लोज इनकम एडमिटिंग विद द फैक्ट कि आपने कमीशन इनकम से आया था, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके 18% उस पे जीएसटी भी जमा करा दीजिए। डिपार्टमेंट में अगर जीएसटी जमा हो गया तो डिपार्टमेंट जब एंटी विजन विंग के पास में ये इंफॉर्मेशन फ्लो होती है सर, अभी जितने भी सर्च एंड सीजर के केस हो रहे हैं वो अपने क्रॉस आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेते हैं कि भाई तुम अपना भी देख ले, मैंने तो वसूल करके आ गया, तू भी अपना देख ले। तो जब नोटिस इशू करते हैं तो उसमें जब रिप्लाई करते हैं कि सर ये जो मैंने एडमिट किया था उस पे एप्लीकेबल जीएसटी मैंने डिपॉजिट कर दिया है, तो डिपार्टमेंट फिर ले नहीं पाता है। जी ठीक सर। ठीक है ना सर। मेरा क्वेश्चन इससे लिंक नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे सपोज कीजिए वुड्स के केस में हो जाता है, एक गुड्स जो है एक ने दूसरे को इश्यू किया लेकिन एक्चुअल में वो बोगस है। गुड्स तो प्रूफ हो जाता है कि वो मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ या नहीं हुआ किसी भी रीजन से। परफेक्ट, ठीक है ना। तो उसमें तो अब जीएसटी, लेकिन डिपार्टमेंट को मैं कहता हूँ दोनों ने कंप्लायंस कर दिया, दोनों ने टैक्स जमा करा दिया, एक ने इनपुट लिया, एक ने टैक्स जमा कराया। अब उस केसेस में सामने तो ये इफेक्ट करता है कि ये वुड्स का मूवमेंट जो था बोगस था, लेकिन परफेक्ट है, कागज बोलते हैं कि वो बोगस नहीं है। तो इन सच केस क्या कोई पेनल्टी या कोई कंट्रावेंशन ऑफ लॉ एप्लीकेबल होता है या नहीं होता? सर आप सेक्शन 135 मेरे आगे के प्रेजेंटेशन में मैंने कवर कर रखा है, जहां पे डिपार्टमेंट ये क्लेम कर रहा है कि आपका ये बोगस ट्रांजैक्शन है,
तो जी। बोगस ट्रांजैक्शन का बेस भी डिपार्टमेंट को पहले बताना पड़ेगा। जी अब आपके पास में जो एविडेंसेस हैं, इनफैक्ट जो आपने कलेक्ट कर रखे हैं, टैक्स जमा हो गया, डॉक्यूमेंट दोनों के एक्सचेंज है, दोनों कंफर्मिंग पार्टी सब कुछ है, तो जब ये जी। कोर्ट में मैटर जाएगा या अपने जुडिशरी में ये मैटर जाएगा, तो डिपार्टमेंट फिर किस ग्राउंड पे बोल रहा है कि ये बोगस है? ये तो जी। पहले बोगस ही चैलेंज हो जाएगा सर। बोगस ट्रांजेक्शन में टैक्स जमा नहीं होता है, हाँ, वो मेरा पॉइंट वही है सर, मेरा पॉइंट यही है। तो फिर बोगस नहीं रहेगा ना सर। सर रियल फैक्ट तो कहते हैं कागज का मूवमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ या मूवमेंट ऑफ गुड्स का, वो कोई भी उसके बाद जो डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होता। जैसे एक नॉर्मल पानीपत के ट्रेंड है सर, बोगस बिल अरेंज कर लिए एक दूसरे ने, आपस में कैश में लेन देन कर दिया जीएसटी के पार्ट का, बाकी बोगस बिलिंग ले ली इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर मैं या आपकी उन बात केसेस समझ में गया, जी आपकी बात समझ गया। मैं आपसे सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। जी विकास बंका पानीपत गया, वहां से एक लैपटॉप खरीदा, जी। उसको कोई जीएसटी की बेनिफिट चाहिए नहीं थी, उसने कैश में पैसा दिया, लैपटॉप लिया, घर चला आया, ठीक है ना। जी जी दुकानदार ने क्या किया, उस बिल को फाड़ के फेंक दिया जो विकास बंके को दिया था उसने। अब दीक्षित साहब को उन्होंने एक रजिस्टर्ड बिल इशू कर दिया विदाउट सप्लाइंग द लैपटॉप, जी 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 जी। और दीक्षित साहब ने उसका इनपुट ले लिया। बिल्कुल सर। आपका यही क्वेश्चन है ना सर? हाँ, कुछ इसी तरह से समझे सर। हाँ, तो सर ये डिपार्टमेंट प्रूफ नहीं कर पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जब तक विकास बंका कंप्लेंट नहीं करे डिपार्टमेंट में, तब तक प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जी जी, थैंक यू। ओके सर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अपने जो 126 में क्लाउज 6 है सर, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लाउज है जिस पे अपने डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 126 क्लाउज 6 बोलता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall not apply in such cases where the penalty specified under this act is either a fixed sum or expressed as a fixed percentage। कहने का मतलब सेक्शन 126 की जो अपने को नहीं मिलेगी अगर किसी सेक्शन में either a fixed sum or as a fixed percentage दिया हुआ है तो। तब सर एक ये मेरा क्वेश्चन है ग्रुप से, अपने जो डिस्कशन चल रहा है, do you find any section under the GST where the fixed sum is mentioned or as a fixed percentage is mentioned? सर मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा, यहाँ पे सेक्शन 126 सबसेक्शन 6 में ध्यान से पढ़िए सर। मैंने आइदर और को रेड में किया है, आप पूरी सेक्शन को एग्जामिन करिए सर। सेक्शन 122 से लेके 138 तक जहां भी पेनाल्टी के प्रोविजंस हैं, वहां या तो फिक्सम के साथ में परसेंटेज दे रखा है, या परसेंटेज के साथ में फिक्सम दे रखा है, या टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 लिखा हुआ है, फिक्सम नहीं दिया हुआ है, वो लिमिट बना के रखा है। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में कोई भी पेनल प्रोविजन पे सेक्शन 126 सबसेक्शन 6 अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक नहीं देकर के दोनों के दोनों ही प्रोविजन डाले हुए हैं, या तो दोनों डाले हुए हैं या एक्सटेंडेड पेनल्टी डाली हुई है, ठीक है ना सर। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 127, 127 बोलता है पावर टू इंपोज द पेनल्टी इन सर्टेन केसेस अंडर सेक्शन 127। इट इज वेरी सिमिलर टू द सेक्शन 125 जहां पे जनरल पेनल्टी का प्रोविजन है। यहाँ पे बोलता है एक्ट कि सेक्शन 62 सेक्शन 63 ये अपने कॉन्फ़िगरेशन एंड मूवमेंट इन द गुड्स के से आता है, जो अपने आगे डिस्कस करेंगे। उसको छोड़ के कोई भी पेनल्टी अगर डिपार्टमेंट चाहे अपनी मर्जी से, तो उस अपने शो कॉज नोटिस इशू करके डिपार्टमेंट एक पेनल्टी लगा सकता है आफ्टर गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। Now coming to section 128, पावर टू पे पेनाल्टी और फीस और बोथ अंडर सेक्शन 128। ये जितनी भी पेनाल्टी छुटती है ना, या लेट फीस छुटती है अंडर सेक्शन 37, 38, 39 जिसमें जीएसटीआर 1, 2, 3 फाइल करने की बात थी, या सेक्शन 44 में जो अपने जीएसटीआर 99C फाइल करने की फीस है, उसको गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इसको वेव अप कर सकता है। और पेनाल्टी जो छूटेगी वो 122, 123 एंड 125 की छूट सकती है थ्रू द नोटिफिकेशन। अदरवाइज और कोई सेक्शन की पेनाल्टी अगर है
तो बाय नोटिफिकेशन कोई भी पेनल्टी छूटे। अब अभी तक अपने जो पेनाल्टी प्रोविजंस जो डिस्कस किए हैं उसका एक मैंने रूल्स के साथ में फॉर्म का एक समराइज दे दिया है कि इसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, प्रोसीजर कैसे चलेगा। सबसे पहले DRC 01 इशू होगा अंडर रूल 142(1) में, दैट इज द प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू नोटिसेस अलोंग विद द समरी अंडर द सो कॉज नोटिस। DRC 01 एक आया था सर, ये सिर्फ सेक्शन 73 और 74 पे अप्लीकेबल होता है, 122 से लेके 138 पे अप्लीकेबल नहीं होता है। DRC 02, 3, 4, 5 ये भी 73, 74 पे अप्लीकेबल है, ये अपने लोग कल डिस्कस करेंगे नव्या भाई के साथ में। DRC 06 रिप्लाई टू द नोटिस ऑफ DRC 01 है, समरी ऑर्डर DRC 07 में है, एंड DRC 08 रेक्टिफिकेशन इन ऑर्डर है। अगर कोई भूल अपने डिपार्टमेंट ने खुद से कर लिया DRC 07 में तो अपने रिक्वेस्ट करके DRC 08 के थ्रू उसको ये प्रोसीजर अपना फॉर्म्स का दिया हुआ, सारे रूल्स 142 अप्लाई होते हैं। मूविंग अहेड विद द सेक्शन 129 दैट इज द डिटेंशन सीजर एंड गुड्स एंड और कन्वेंस। सबसे ज्यादा तंग सर हमने मेरे को लगता है कि पेनाल्टी प्रोविजन में पूरी ऑल ओवर इंडिया में यही हो रखा होगा, ठीक है ना सर? दीक्षित साहब सुन रहे हैं? Am I audible सर? Yes sir, properly audible sir. मेरे को लगता है सर दीक्षित साहब कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में जितनी गाड़ियां इंस्पेक्टरों ने सीज करी होगी सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सेक्शन 129 ही रहा होगा। ऑन रोड गाड़ियां ई-वे बिल एक्सपायर कर गया, सीज हो गया, ई-वे बिल के साथ में बिल ले जाना भूल गए, गाड़ी पकड़ ली, फाइन लगा दी, पेनाल्टी लगा दी। इस तरह के प्रोविजंस 129 जो ऑन रोड डिपार्टमेंट से जो अपने लोग फेस करते हैं इनमें कवर होता है, ठीक है ना? इस पे थोड़ा अपने डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। ये सेक्शन 129 जो है ना, इसमें जब एक चीज ध्यान रखिएगा सर, सेक्शन 129 सिर्फ इन ट्रांजिट पे अप्लीकेबल होगा। इशू डिस्कस करता हूं यहाँ पे। ई-वे बिल अपने लोग को बनाना है, ठीक है ना? सेक्शन 68 मैंडेट करता है ई-वे बिल बनाना है इनवॉइस के साथ में। ई-वे बिल बनाने के बाद में रूल 138 के हिसाब से गुड्स का मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होके गुड्स घर पहुंच गया, राइट? घर पहुंचने के बाद में जब अपनी ऑडिट हुई तो पता चला ई-वे बिल बनना ही भूल गया, बना ही नहीं है। तो क्या डिपार्टमेंट सेक्शन 129 की पेनल्टी इंपोज कर सकता है? सर चैट बॉक्स में आंसर डालिए सर, चिट चैट करते रहिए सर। सुरेश जी ने 122 लिखा, परफेक्टली सर, परफेक्टली। क्योंकि सर उसके लिए सेक्शन 122 में जो मैंने हाईलाइट किया था वहां पे चला जाएगा क्लाउज नंबर 14 के साथ में। डिपार्टमेंट चाहे तो, चूंकि आपने टैक्स तो चुका ही दिया है, तो 10,000 तक की पेनाल्टी वो इंपोज कर सकता है अंडर सेक्शन 122। 129 में मूव नहीं कर सकता है। 129 सिर्फ मूव होगा इन केस ऑफ गुड्स आर इन ट्रांजिट, ठीक है ना? नाउ अब सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 बोलता है कि आपने वॉइसिंग होना एंड आपका ई-वे बिल होना, अगर ये किसी मिसिंग है, डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है, ई-वे बिल एक्सपायर कर गया है, या वैल्यू आपने अंडर रिपोर्ट करी है, गुड्स ज्यादा का गाड़ी में मिल रहा है, तो ये सारे ग्राउंड्स हो। अब इसमें अगर गाड़ी को डिटेन कर लिया या सीज कर लिया तो इस ग्राउंड पे तो क्या नेक्स्ट एक प्लान ऑफ एक्शन होगा, ये अपने डिस्कस करते हैं। पहला होगा सर, जब अगर ऑनर अगर कम फॉरवर्ड होता है तो पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनाल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेएबल, मींस 100% पेनाल्टी भी लगेगी, 100% टैक्स पेमेंट भी करना पड़ेगा, और ऑनर उसकी गुड्स को वहां से रिलीज करा सकता है। एंड इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स होगा तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस की पेनाल्टी इंपेज होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा सर, एग्जम्प्टेड गुड्स पे कोई टैक्स का अमाउंट लगना नहीं है, क्योंकि एग्जम्प्टेड सेक्शन 9 में चार्जेबल होता ही नहीं है, वो सेक्शन 11 से 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स की पेनाल्टी इंपोज
डिपार्टमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर आता है कि सर एग्जम्प्टेड गुड्स पे तो मेरे को ई वे बिल बनाना ही नहीं है, तो मैं जब ई वे बिल नहीं बनाऊंगा तो मेरे को 129 में पकड़ेगा क्यों? ना इनवॉइस बनाना है ना ई वे बिल बनाना है। सर ये आप देखिए, अगर आपका टैक्सेबल इनवॉइस के साथ में अगर एग्जम्प्टेड गुड्स कैरी हो रहा है तो ये इम्प्लाइड होगा, अदरवाइज ये अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है ना? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर ऑनर का मतलब क्या होता है? दीक्षित साहब यहाँ पे देखिए, ऑनर अगर आता है तो 100% ऑफ द टैक्स और पेनाल्टी 100% देकर के आप गाड़ी को छुड़ा सकते हैं। ठीक है ना? तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ऑनर का मतलब क्या हुआ? ऑनर तो एक्ट में डिफाइन किया नहीं है, ऑनर किसको समझेंगे? सर नोटिफिकेशन सर्कुलर नंबर 76 है, इसके लिए दिया हुआ 76 31 दिसंबर 2018 का। वहां पे बोलता है ऑनर मतलब आइदर कंसाइनर और कंसाइनी में बी टर्म्ड एज द ऑनर। जो भी इनवॉइस में नाम लिखा हुआ है वो कंसाइनर कंसाइनी दोनों में से कोई भी ऑनर ट्रीट हो सकता है। अब फिर एक क्वेश्चन आता है, सर अगर इनवॉइस में नाम लिखा हुआ है जो कंसाइनर और कंसाइनी का तो वो ऑनर होगा, लेकिन इन केस अगर इनवॉइस ही नहीं है, विदाउट इनवॉइस गुड्स कैरी हो रहा है, तो ऑनर कौन होगा? तब ये असेसिंग ऑफिसर को पावर है, वो डिसाइड करेगा ऑनर कौन है, उसके हिसाब से फिर वो पेनाल्टी इम्पोज करके उसे कलेक्शन करेगा। पे ऑनर सामने में नहीं आता है, सेकेंडली में आता है कि जहां पे ऑनर सामने में आ ही नहीं रहा है तो गाड़ी और गुड्स कैसे छूटेगा? इस केस में पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनाल्टी इक्वल टू द 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। माइंड इट सर, यहाँ पे 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस्ड बाय द टैक्स ऑलरेडी पेड। कहने का मतलब अगर 1 करोड़ रुपया की गुड्स है उसमें 5% का टैक्स है, तो अगर इनवॉइस गाड़ी में है तो दैट मीन्स टैक्स का पेमेंट होने वाला है, तो 50% ऑफ द वैल्यू 50 लाख रुपया दे के गाड़ी उसकी छूटेगी। तो ऑनर यहाँ पे अगर सामने में नहीं आता है तो ये अप्लाई होगा। और इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर पे माल छूट सकता है। सेकेंड, इसमें एक ऑप्शन मिलता है कि अपने को कैश अगर नहीं देना चाहते हैं तो एक बॉन्ड देकर के अपने गुड्स को इसमें छुड़ा सकते हैं। बॉन्ड का जो प्रोविजन है वो रूल 140 के हिसाब से आता है। इसमें स्टेप्स मैंने पूरे डाल दिए हैं सर। नोटिस और ऑर्डर शेल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अपने को मिलेगा। प्रोसीडिंग डीम्ड टू बी कंक्लूडेड ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल अमाउंट। जो फेलियर टू पे विद इन द 7 डेज, पहले 7 था उसको बाद में 1/2/2019 से अमेंड करके 14 डेज कर दिया गया है। डिटेंशन और सीजर के इनिशिएट प्रोसीडिंग के अगर नहीं होता है तो गुड्स लायबल फॉर कन्फिस्केशन हो जाएगा सेक्शन 130 में। अगर कोई पेरिसेबल इन नेचर का गुड्स है तो 14 डेज से कम भी रिड्यूस किया जा सकता है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द असेसिंग ऑफिसर। सेक्शन 129 से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज सर ड्रॉप करो, ये डिस्कस कर लेते हैं अपन। आगे बढ़ जाऊं सर? बढ़ जाओ सर, कोई क्वेरी नहीं है सर। ओके सर। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 130 का। सेक्शन 130 is a overriding section sir. It is start with notwithstanding anything contained in this act, means ये भी overriding है सेक्शन 199 टू। ये अपने एनी पर्सन पे अप्लीकेबल होता है। 129 क्या बोलता है? वन अपने को सर सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स की बात करता है। 130 बोलता है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लेगा डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द कन्वेंस। अब 130 सेक्शन 129 पे भी अप्लीकेबल होता है, साथ में सेक्शन 67 से भी बोरो करता है। अब सेक्शन 130 ओनली गुड्स पे अप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा सर, सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना? अब कब हो सकता है? अब क्वेश्चन आता है अप्लीकेबल टू द एनी पर्सन, ये मैंने पहले ही कहा। अब इसमें क्या क्या पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन गुड्स का हो सकता है? पहला पॉइंट है सप्लाई और रिसीव एनी गुड्स इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर विद इंटेंट टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। जहां पे कोई भी इवेजन इंटेंट अगर है पेमेंट ऑफ टैक्स का तो वहां पे गुड्स कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है फ्रेंड्स, प्लीज डिस्कस। तो अपने इवेजन ऑफ टैक्स की क्वेश्चन आएगी।
तो इस केस में यहाँ पे इवेजन आ रहा है, गुड्स उस इस केस में डिपार्टमेंट को सीज कर सकता है। गुड्स डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन आया हुआ है, इंस्पेक्शन में उसने देखा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में फिजिकल स्टॉक मैच नहीं करता है, तो डिफरेंशियल स्टॉक अगर ज्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली आपने इवेजन ऑफ टैक्स के लिए उसको गुड्स को होल्ड कर रखा है, डिपार्टमेंट का ये एलिगेशन होगा, उस केस में भी डिपार्टमेंट कन्फिगरेशन कर सकता है गुड्स को। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेक्शन 130 सबसेक्शन 1. सेकंड अपने आते हैं, डज नॉट अकाउंट फॉर एनी गुड्स ऑन विच ही लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। आपने कोई भी गुड्स मंगाया है, इनवॉइसेस आपके हाथ में, लेकिन बुक्स में एंट्री आपने करी नहीं है, तो देयर मे बी ए चांसेस कि आपने वैल्यू एडिशन के पोर्शन पे टैक्स का इवेजन करने का प्लान हो, तो उस केस को भी डिपार्टमेंट कॉन्फ़िगर कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, सप्लाई एनी गुड्स लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया और अपने बिजनेस चला रहे हैं, तो जो भी अपने स्टॉक में गुड्स है उसको कॉन्फ़िगर कर उसके कन्वेंस को भी सीज कर सकता है। ऑप्शन टू पे फाइन इन कॉन्फ़िगरेशन गुड्स कन्वेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न पर्सन को भी मिल सकता है। ये अपने कॉन्फ़िगरेशंस के प्रोविजंस हैं, किस किस केस में कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ठीक है ना। हो जाता है तो इस केस में सर एक क्वेश्चन आता है कि अब ये गुड्स छूटेगा कैसे। यहाँ पे सर फाइन जो लगता है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स लेस चार्जेबल जो वैल्यू आता है, टू दैट एक्सटेंट डिपार्टमेंट पेनाल्टी लगा के आपका गुड्स छोड़ सकता है। एग्रीगेट फाइन और पेनाल्टी लेवल शुड नॉट बी लेस देन द पेनाल्टी फॉर द डिटेंशन। 129 में जो पेनाल्टी बताई हुई है उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये अपना मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट का दिया हुआ है प्रोविजन। अगर अपनी कन्वेंस ही सीज हो गई है तो गुड्स कैसे अपने को छूटेगा। ऑप्शन टू पे गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, एक ये ऑप्शन यहाँ मिलता है। When fine in lieu of confiscation imposed, the owner will be in addition to liable to tax and charge for goods and conveyance, ये अपने को ऑर्डर देना पड़ेगा। ये देखिए पूरे सर अपने हेड टू हेड अपने लिख दिया है। सेक्शन 130 से रिलेटेड जितने भी अपने आइटम्स हैं जहां पे गुड्स को अपने गाड़ी को छुड़ाना है, यहाँ प्रोविजन पूरे अपने लिख दिए हैं। ठीक है ना। ये प्रोसीजर है सेक्शन 129 है सेक्शन 130 के रेस्पेक्ट में। 129 एंड 130 जो अपने अभी डिस्कस किए हैं, अपने ऑथराइजेशन लेटर फॉर इंस्पेक्शन INS 01 में इशू होगा एज पर रूल 139(1) में। सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स गुड्स एंड थिंग्स अगर कोई सीज करते हैं तो INS 2 से होगा। प्रोविजन ऑर्डर है INS 03 से हो, जो INS 04 टाइप से छूटेगा। ये पूरे प्रोविजंस यहाँ पे रूल्स के साथ में मैंने डिस्कस किया है सर। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हम लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, सेक्शन 129, ये गुड्स जब ट्रांजिट होगा उस समय में ये गुड्स कॉन्फ़िगरेट हो सकता है या डिटेंड हो सकता है। इसके लिए कोई भी फॉर्म रूल्स में नहीं दिए हैं सर, ये सर्कुलर्स के थ्रू फॉर्म आए हुए हैं। ये सर्कुलर जो अपना इशू हुआ है सर्कुलर नंबर 41 है 13 अप्रैल 2018 का, जहां पे MOB 1 से लेके MOB 9-10 तक अपने इशू करने का पूरा प्रोविजंस इशू दिया हुआ है सर्कुलर नंबर 41 में। ये जो सर्कुलर इशू हुआ है सर, ये सेक्शन 68 में विद द पावर MOB 1, 2, 3, 4 के जो प्रोविजंस हैं ये आपको रूल्स में नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, ये अपने को सर्कुलर 41 से देखना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें पहला प्रोविजन बोलता है मूव MOB 1 देना पड़ेगा। मूव है सर, मूव जो अपने पेन किलर आता है ना वो वाला देना पड़ेगा। मूव 1 मिलेगा। रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट पर्सन इन चार्ज, मतलब जो ड्राइवर अपना कैरी कर रहा है वो MOB 1 में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए MOB 2 देगा। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद में वो कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग MOB 3 में देगा। MOB 4 में रिपोर्ट देगा। 5 में रिलीज ऑर्डर दे देगा अगर आपने पेमेंट कर दिया या कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिली। 6 में डिटेंशन ऑर्डर आ जाएगा। 7 में नोटिस फॉर डिटेंशन मिलेगा। 8 में बॉन्ड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स मिलेगा। ये पूरा प्रोसीजर है थ्रू विच द इंटायर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 129। ठीक है ना। कमिंग टू सेक्शन 132 प्रोसिक्यूशन। Am I audible, sir?
Audible, sir. Audible. Audible. Very much. ओके सर, ओके। सेक्शन 132 ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सर फेक बिल वालों के लिए। जहां पे फेक बिल वगैरह के केसेस आते हैं, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जब प्रोसिक्यूशन होगा तो यहाँ पे प्रोविजंस सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, वहां लिखता whoever commits any of the following offenses namely, पहले अपने ऑफेंसेस पे डिस्कस करते हैं जो सेक्शन 132 में फॉल करते हैं। मैंने सर स्लाइड में देखो सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के साथ में पैरेलल सेक्शन 122 का भी प्रोविजन है जो सिमिलर से मैचिंग से प्रोविजन है। सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट इशू ऑफ द इनवॉइस अपने 132 सबसेक्शन 1 क्लाउज ए 122 में भी डाला हुआ है। इशुएंस ऑफ बिल विदाउट सप्लाई दैट इज द फेक बिल के जो हमने डिस्कस किए थे, पैरेलल प्रोविजन दोनों में डाला हुआ है। रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी दोनों प्रोविजन में डाला हुआ है। उसको चार जो प्रोविजन है उसको रेड कलर में रख रखा है। रेड कलर में क्यों रख रखा है ये सर ध्यान रखिएगा, मैं आगे इसको बताऊंगा। ये सारे देखो सर प्रोविजन जितने भी सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 में डाले हुए हैं ये सारे सेक्शन 122 के साथ में मैचिंग करते हुए आ रहे हैं, है ना। अच्छा निधि मैडम आपको पीपीटी, दीक्षित साहब उनको पीपीटी चाहिए सर, प्लीज टेक केयर। निधि मैम मैंने चैट बॉक्स में पीपीटी डाल दी है, मैं दोबारा से फिर से डाल रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें सर, मैं डाल देता हूँ पीपीटी। यस सर, यस सर। सेक्शन 132 सेक्शन 1 में जितने भी ऑफेंसेस डाले हुए हैं जिसपे प्रोसिक्यूशन हो सकता है ये सारे प्रोविजन पैरेलल टू सेक्शन 122 है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो मैंने सर आपसे कहा था कि सेक्शन स्टार्ट के जो सेक्शंस मैंने 4 डाले थे वो रेड में है, बाकी सारे के सारे कलर नहीं है। ये रेड में क्यों है ये मैं आपको डिस्कस करते हैं अपने। सर देखिए ये जो ऑफेंसेस जो है यहाँ पे टैक्स इवेडेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज और रॉन्गली रिफंडेड क्रेडिट टेकन अगर है और वो अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से नीचे है तो इस केस में 1 साल की सजा विथ फाइन होगा। 2 करोड़ से ज्यादा है 5 और 5 करोड़ से अगर एक्सीड कर रहा है तो 5 साल की सजा विथ फाइन इम्पोज होगा। ये जो 5 करोड़ से ऊपर वाला जो है सर ये जो ऑफेंस होगा ये आपका कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है ये सर, ये जो 5 करोड़ वाला जो केस है ये सिर्फ इस केस के लिए अप्लाई होगा, ये चारों के लिए, क्योंकि ए बी सी डी पे ही अप्लाई होता है। तो ये चारों अगर केस कवर होते हैं सबसे पहले चार्ज इसमें लगना चाहिए। अगर इस पे चार्ज लगता और इस पे प्रोसिक्यूट करता डिपार्टमेंट तो उस केस में, और अगर 5 करोड़ का अमाउंट अगर एक्सीड करता है, माइंड इट 5 करोड़ का अमाउंट अगर एक्सीड करता है तो ये ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होगा। फ्रेंड्स व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, इस पे मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि सर ये पूरे एडवोकेट्स वगैरह पूरी अच्छे से समझेंगे। हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ के समझना पड़ता है सर, हम लोगों को काम भी नहीं पड़ता। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब अरेस्टिंग द प्रोविजन पर्सन विदाउट ए वारंट एंड नॉन बेलेबल मतलब इसका बेल कोर्ट से होगा, ठीक है ना। ये डिफरेंस होता है नॉन बेलेबल में और कॉग्निजेबल ऑफेंस में। जहां पे विदाउट वारंट अगर अरेस्ट हो सकता है मतलब यहाँ पे कोर्ट से ही बेल मिलेगी अपने को, अदरवाइज ये पुलिस स्टेशन पे या डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर अंडर सेक्शन 16 अपने को बेल नहीं दे सकता है। तो ये कौन सा केस होगा सर, मैं फिर से सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। अगर अपना ऑफेंस 5 करोड़ से ऊपर का है और ए बी सी डी क्लाउज में जाता है तो ही ये
अदरवाइज ये बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएगा, सब्जेक्ट टू 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की लिमिट में आता है। तो ठीक है ना। नेक्स्ट अपना जो इसमें प्रोविजन है सर प्रोसिक्यूशन के लिए, कमिट्स और अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लाउज नंबर F, G एंड J। ये 3 जो ऑफेंस है सर, जितने ऑफेंस में अपने डिस्कस ऑफेंस में देखिए ये ऊपर के जो प्रोविजन है ये अप्लाई हो जाते हैं। ये 3 ऑफेंस में ये अमाउंट का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये एक बार अपने F, G, H J देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फॉल्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यहाँ कोई अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट हो नहीं सकता है। यहाँ पे फेल्स टू सप्लाई ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, यहाँ कोई अमाउंट का इन्फॉर्मेशन हो नहीं सकता है। ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर फ्रॉम डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटी, यहाँ कोई मतलब फर्स्ट एक बार अगर हो चुका है, सेकेंड अगर दोबारा प्रोसिक्यूशन अगर होता है तो यहाँ पे अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, सीधा 5 साल के लिए सजा की प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। विकास सर आवाज नहीं आ रही सर आपको। हाँ सर, एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में जी आ, सर, फाइन कितने रुपए का होगा ये सर विवेक दुबे जी Yes, पूछ yes, रहे yes. हैं। और सर विवेक दुबे जी जो हैं दुबे साहब? ये जीएसटी ऑफिसर हैं सर विकास जी, मध्य प्रदेश में। अच्छा हाँ ओके, दुबे साहब से बात कराइए। जी सर, अभी कराता हूँ। विवेक सर नमस्ते, एंड अनम्यूट करें सर आप अपने आप को। जी सर आपको भी नमस्कार, और सर को भी। सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्प्रेसिव है और बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने मिल रही हैं। सर ये जब भी मैं इस सेक्शन 132 को रिफर करता हूँ, हमेशा ये मन में प्रश्न आता है कि ये जो फाइन है ये कितने रुपए का है। तो मुझे लगता है आज मुझे इसका उत्तर मिलेगा। सर फाइन सर 122 123 के हिसाब से चलेगा, ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन की सेक्शन है। नहीं सर, इसमें प्रोसिक्यूशन में लिखा हुआ है 1 साल की जेल और फाइन। तो जो 1 साल की जेल है वो गवर्न हो रही है, और फाइन जो है क्या वो 122 से आ रहा है, या जो जज है वो 122 से करेगा 122 से की फाइन लगनी है? 100 सर सेक्शन 132 अगर अपने देखते हैं ना, ये पनिशमेंट की सेक्शन है सर। तो सर 122 के लिए फिर क्या सर 122 के लिए क्या जज को प्रॉपर ऑफिसर बनाना पड़ेगा? नहीं सर, प्रॉपर ऑफिसर मेरे पॉइंट में है सर, प्रॉपर ऑफिसर में डिस्कस करूंगा। प्रॉपर ऑफिसर का जो डेफिनेशन है ना सर। हाँ सर बोलो सर। मैं सर ये निवेदन कर रहा था कि जो सिविल जज क्लास 2 है, जीएसटी के जो ऑफेंस है इनको सुनेंगे सिविल जज क्लास 1, यानी एडीजे रैंक या सेशन जो ट्रायल सुनते हैं जो जज, वो इस जीएसटी के ऑफेंस को के मामलों को सुन सकते हैं। तो यदि सिविल जज क्लास 1 इस केस को सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता सर कि 122 में सिविल जज क्लास 1 को प्रॉपर ऑफिसर बनाया जा सकेगा। तो फिर सर ये जो इसमें फाइन है ये क्या होगा सर? डिपार्टमेंट जब सर किसी को, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर अपने डिस्कस करते हैं सर। सपोज करिए डिपार्टमेंट ने किसी को पकड़ा जिसके 5 करोड़ रुपया का टैक्स इवेजन था, राइट? हेलो सर हाँ, अपने एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं सर। कहीं पे अगर 5 करोड़ से ज्यादा का इवेजन हुआ है टैक्स का, डिपार्टमेंट ने उनको कैच होल्ड किया है, तो सबसे पहले सेक्शन 122 आएगा। 122 में आपको कितनी पेनाल्टी लगेगी वो उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, और साथ में फिर आपको प्रोसिक्यूशन भी चलाना पड़ेगा सेक्शन 132 का। देन अरेस्टिंग के प्रोविजन जाएंगे। अब ये जो अरेस्ट जो आप सर डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्लास सेशन की और मजिस्ट्रेट की, ये सेक्शन 69 से अपने को लेना पड़ेगा सर। सेक्शन 69 में मेरे प्रेजेंटेशन में है, मैं आगे डिस्कस करूंगा उसको। जी सर। ठीक है ना। अभी जो आपका जो क्वेश्चन था सर रिलेटिंग टू फाइन, जो फाइन का जो प्रोविजन है वो जो नॉर्मल प्रोविजन पेनाल्टी का है उसके साथ में चल रहा है। ठीक है सर। 132 ओनली फॉर प्रोसिक्यूशन, यहाँ पे सिर्फ जेल की बात हो रही है सर। कि 132 में सर कोई पेनाल्टी का अमाउंट नहीं दिया हुआ। देखिए इसीलिए तो सर पूछ रहा था कि फाइन कितने रुपए का लगेगा। फाइन 122 से आएगा सर। क्यों ये देखिए ऐसा क्यों आ रहा है सर? आप एक बार देखिए, मैंने अपने जो प्रेजेंटेशन में क्या कवर किया, देखो सर आप देखो सर, पहला जो प्रोविजन है 132 सबसेक्शन 1 का, ये 122 1 के पैरेलल है।
समझ गया जी सर। 132(1) जो है 122(1) के पैरेलल है सर कोई भी सेक्शन 132(1) में जो डाले हुए हैं ना वो सारे जी के सर। सारे देखो सर 122 से ड्रॉ हो रहे हैं, देखो ठीक है सर, थैंक यू। है ना। जी सर। एम आई क्लियर सर? हाँ सर, एक बार पूरा हो जाएगा फिर मैं एक बार और रिक्वेस्ट कर लूंगा सर आपसे। श्योर श्योर श्योर। जी थैंक यू सर। ओके वेलकम। मूविंग अहेड विद द सेक्शन 133 अप टू सेक्शन 122 कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए अपने। दुबे साहब, दीक्षित साहब, मैं मूव कर जाऊं 133 पे? श्योर सर, आप कंटिन्यू करें सर, क्वेश्चन आंसर अगर कोई भी रहेंगे तो वो लास्ट में भी ले लेंगे। यस ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट सर परफेक्ट। राइट। सेक्शन 133 लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्टेन अदर पर्संस की दी हुई है। यहाँ पे सेक्शन 150 सेक्शन 151 के जो डिफॉल्टर्स हैं उसको भी यहाँ पे प्रोसिक्यूशन करने का प्रोविजन दिया हुआ है। इसमें अगर किसी ने अप्लाई नहीं कर रहे हैं डेटा या कोई पोर्टल वाले हैं वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे प्रोसिक्यूट डिपार्टमेंट कर सकता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 133 सबसेक्शन 2। यहाँ पे बोलता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ही प्रोसिक्यूट होगा और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर अपना प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना। सेक्शन 69 जब अपने सेक्शन 132 और सेक्शन 133 की बात करते हैं तो अपने को ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट, इसको अपने को जरूर ध्यान में रखना चाहिए सर। यहाँ पे कमिश्नर मे ऑथराइज एनी ऑफिसर टू अरेस्ट इफ ऑफिस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन विद सेक्शन अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 5। अब सर एक ये वर्ड यहाँ यूज किया हुआ है एनी ऑफिसर टू अरेस्ट। यहाँ पे ऑफिसर का मीनिंग क्या होता है सर? यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या कमिश्नर इंस्पेक्टर लेवल को भी ऑफिसर बना सकता है? नो सर। यहाँ पे सेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में ऑफिसर की डेफिनेशन दी हुई है जहाँ पे अपने तो सेक्शन 3 में एक बार ओपन कर रहा हूं, अप टू द लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट ही ऑफिसर काउंट होते हैं। यहाँ पे सेक्शन 3 में अप टू द लेवल ऑफ द सुपरिटेंडेंट ही ऑफिसर काउंट होते हैं तो कमिश्नर बाय ऑथराइजिंग अप टू द लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट को ही ऑफिसर बना करके अरेस्ट का पावर दे सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ऑफिसर को वो पावर वहां कमिश्नर से तो आ गया। पैरेलल एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है सर, प्लीज नोट डाउन द सर्कुलर नंबर 3 5 जुलाई का, जहां पे किस ऑफिसर के पावर में क्या क्या है वो उसको नोटिफाइड किया हुआ है। सर्कुलर नंबर 3 5 जुलाई 2017 का है। वहां पे सेक्शन 70 का पावर, सेक्शन 70 पावर टू समन का पावर सिर्फ सुपरिटेंडेंट को दिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समन असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर नहीं कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर दे आर द सीनियर ऑफिसर टू द सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2। उनको बाय डिफॉल्ट पावर है अपने जूनियर ऑफिसर्स के पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप वहां से भी उसको भी इशू कर सकते हैं, समन भी इशू कर सकता है असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर। सर शायद किसी ऑडियंस ने पूछा था ऑफिसर का डेफिनेशन। एम आई क्लियर नाउ? ऑफिसर सर प्रॉपर ऑफिसर कहां से आया? क्लियर हुआ सर? मैं आगे बढ़ूं? जी विकास सर, कंटिन्यू करें सर। हाँ जी सर, यस सर। सेक्शन 134 जो अभी दुबे साहब बोल रहे थे, कोर्ट इन्फीरियर देन द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल नॉट डिक्लेयर द जजमेंट कमिटेड अंडर दिस एक्ट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नीचे के पास में ये जजमेंट नहीं आएगा, उनके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से पास ही जाना पड़ेगा सर, वहीं से अपने को जजमेंट मिलेगा। ये सेक्शन 134 में ऑलरेडी मेंशन है। Coming to section 135, pre-assumption of the culpable mental state
डिपार्टमेंट का एक ये मेंटल मतलब प्री एजम्पशन है हेलो कि माइंड ऑफ गिल्टी है, हाँ तो ठीक है ना? एम आई ऑडिबल? ठीक। दीक्षित सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है ना? आ रही है सर। सेक्शन 135 में आपका गिल्टी माइंड नहीं है, ये प्रूफ करने का ओनस एसएससी पे है, ना कि डिपार्टमेंट पे। डिपार्टमेंट तो ऑलवेज सेक्शन 74 इंपोर्टिंग है, ऑलवेज वो बोलेंगे भैया आपका तो ऑफेंस का मनी था, इंटेंशनली आपने किया है, कल्पेबल माइंड स्टेट था आपका, यही था, उनका चार्ज यही रहेगा। लेकिन डिपार्टमेंट को फिर भी प्रूफ आपको करना पड़ेगा कि कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं था, इफ आप रियल में कोई फॉल्ट आपकी नहीं है तो, ठीक है ना? एक सर रिलेवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 136 में डाला हुआ है कि अपने जब सर्च सीजर होता है या इंस्पेक्शन होता है तो वहां किसी से अपने स्टेटमेंट लेते हैं, बाई एनी पर्सन स्टेटमेंट लेते हैं, उस स्टेटमेंट को कोर्ट में एज ए एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अगर उसको लाया जाता है, अगर एसएससी डिमांड करता है, अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन इन सर्टेन केसेस इज नॉट पॉसिबल, इवन देन the relevancy of statement is remain there in case before the court in case the person who made the statement is dead or cannot be found or incapable of providing evidences or restricted by the adverse party। इस तरह के केसेस होते हैं तो स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ सर्च सीजर और इंस्पेक्शन जो डिपार्टमेंट ने लिया है वो कोर्ट में एक एविडेंस में प्रोड्यूस हो सकता है इन फ्रेमिंग द चार्ज एंड इन फ्रेमिंग द जजमेंट, ठीक है ना? Now coming to the section 137, this is a special provision. Friends, हेडिंग पढ़ो, इसकी हेडिंग है ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। तो अपने एक नॉर्मल थिंकिंग में चले जाते हैं कि भैया ये सिर्फ कंपनी पर एप्लीकेबल है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आगे अपने पढ़ेंगे, ये कंपनी के अलावा और भी लोगों को कवर करता है। कंपनी की डेफिनेशन ही एक्ट्स के हिसाब से चेंज कर दी गई है। पहला है कि अगर कोई कंपनी कोई ऑफेंस कमिट करता है, every person who is at the time of offense being committed was responsible for the business of the company shall be deemed to the guilty, proceeding shall be conducted accordingly। मतलब जितने भी जो पर्सन्स डायरेक्टर्स हैं, की मैनेजरियल पर्सन्स हैं और स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, जो इंचार्ज हैं एग्जीक्यूशन के कंपनी के काम का और जो उसमें इन्वॉल्व है, वो उसमें गिल्टी में काउंट आएंगे और उन पे प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी दोनों इनिशिएट हो सकता है। अब इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एलएलपी और एचयूएफ ट्रस्ट अगर है तो पार्टनर करता मैनेजिंग ट्रस्टी सेल बी द गिल्टी कमिटेड। यहाँ पे मतलब जो ऑपरेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो भी यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है ना? मैंने अभी सर फ्रेंड्स कहा था कि हेडिंग है ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, बट ये कवर करता है ऑल पर्संस को। इसका एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 137 बोलता है company means a body corporate and includes a firm or other association of individual and director in relation to a firm means a partner of the firm। definition को ही explanation के थ्रू एक नया रूप दे दिया गया है, ठीक है ना? next provision section 138, this is the last provision under the offenses and penalties, ठीक है ना? offenses, compounding of the offenses। सर कंपाउंडिंग क्या होता है? compounding of the offenses meaning the compounding means to settle a matter by a money payment in lieu of other liability। ये अपना सेक्शन 320 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से ड्रॉ किया हुआ है। जहां पे कोई मेरा प्रोसिक्यूशन होना है, पेनाल्टी लगनी है, तो इस केस में अगर मैं चाहता हूं कि मेरे अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन नहीं हो तो मैं डिपार्टमेंट में कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूं। और कंपाउंडिंग अगर एक बार हो जाता है तो मेरे को कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कंपाउंड नहीं होंगे, मींस
पैसा दे करके भी, मतलब पेनाल्टी प्रोविजन, मतलब आई मीन अप्लाई करके भी बिफोर द कमिश्नर अपने लोगों को ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस क्या क्या है, लेट अस डिस्कस। कंपाउंडिंग ऑलरेडी अलाउड वन टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन स्पेसिफाइड ऑफेंस। एक बार अगर कंपाउंडिंग हो चुका है तो दोबारा कंपाउंडिंग का चांस डिपार्टमेंट नहीं देता है। सेकंड मिलता है अपने को, कंपाउंडिंग अलाउड वन शैल नॉट बी अलाउड अगेन इफ द प्रीवियस कंपाउंडिंग केस वैल्यू ग्रेटर देन 1 करोड़ इन ऑफेंस इज नॉट स्पेसिफाइड अबव। यहाँ पे पहले पुराना जो था, अगर आपको एक बार कंपाउंडिंग कराए थे जिस ऑफेंस में, अब उस ऑफेंस का अदर देन ऑफेंस अगर है और 1 करोड़ से ज्यादा का है तो अगेन कंपाउंडिंग नहीं होगा। A person accused of the committing any offense under this act which is under any other law, किसी और लॉ में, जैसे अपने मान लीजिए कोई फेमा में कोई गोल्ड का स्मगलिंग करते हुए पकड़ाया, वहां पे कंपाउंडिंग हो, वहां पे कोई ऑफेंस है, वहां पे चार्ज लगना है, इस केस में कंपाउंडिंग नहीं होगा। A person convicted for an offense under this act by a court, पहले कभी कोई कन्विक्शन हुआ है, इस केस में भी कंपाउंडिंग नहीं होगा, ये नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस है। A person who obstructs any officer in discharging duty, tempers material evidence, fails to supply or supply false information, इस केस में भी कंपाउंडिंग नहीं होगा। Compounding, other provisions of the compounding of offense, compounding not to be affect proceeding instituted under any other law। अगर यहाँ अगर अपनी कंपाउंडिंग हो रही है तो दूसरे लॉ की प्रोसीडिंग को इफेक्ट नहीं होगा, दूसरे चलता ही रहेगा, वहां भी जो चल रहा है वहां वैसे ही चलेगा। कंपाउंडिंग shall be allowed only after payment of taxes, interest, penalty और such offense has been made। मिनिमम कंपाउंडिंग अमाउंट जो होगा 10,000 और 50% ऑफ द टैक्स। मिनिमम कंपाउंडिंग अमाउंट जो 10,000 और 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। मैक्सिमम कंपाउंडिंग 30,000 और 150% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। ये अपने को देने से मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट मिली हुई है, तब कंपाउंडिंग होगा। अब ये प्रोसीजर क्या होगा कंपाउंडिंग का, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट को CPD01 फॉर्म है जीएसटी का, बिफोर द कमिश्नर अप्लाई करना पड़ेगा। Now the commissioner, honorable commissioner, will take ask the concerned officer to furnish the relevant details, and on satisfaction of the relevant document, either accept or reject within 90 days, the officer compounding can be done by the commissioner under the form CPD02. Compounding shall be allowed only after the payment of tax, interest and penalty. Compounding allowed shall be paid within the 30 days from the date of receipt of the order. Failure to pay the compounding amount shall lead to the order being void। अगर किसी ने कंपाउंडिंग करवा लिया और अपना पेमेंट नहीं किया है तो पूरा का पूरा void टाइम। any material fixed which has been concealed by the applicant, उसमें विड्रॉ हो जाएगा, अपना कंपाउंडिंग विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना सर? दीक्षित साहब। जी सर जी। नाउ हाँ जी सर, अपने पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस कवर हो गए हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं सर अपने। जी सर जी जी। सर अगर किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, मैं यहाँ से म्यूट भी कर दूंगा या हैंड रेज कर दीजिए सर। वैसे तो विकास जी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। यस राकेश जी, सबसे पहला राकेश जी का है। राकेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो पीरियड की बात आई, रिवीजन की बात आई कि 5 करोड़ से ऊपर या 2 करोड़ से ऊपर या 1 करोड़ से ऊपर, तो टैक्स पीरियड कौन सा होगा? ये अमाउंट किस पीरियड का गिना जाएगा? सर एक मंथली टैक्स पीरियड भी होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसमें कहीं देखने पढ़ने को नहीं मिला कि ये 5 करोड़ की अमाउंट है वो काउंट। जी, टैक्स पीरियड का कोई एप्लीकेशन नहीं होगा सर। ईयरली या जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से लेके अब तक? सर जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से अब तक टैक्स पीरियड की बात नहीं आएगी सर? नहीं सर, टैक्स पीरियड पूरे सेक्शन 132 में या 122 में कहीं भी नहीं है। जी जी, थैंक यू सर। कोई रिबेट नहीं है। एक सर सेक्शन 70 की बात संबंध की कह रहे थे सर, उसको थोड़ा सा प्रकाश डालें, उसको तो अच्छा रहेगा कि क्या क्या पावर से किन किन केसेस में सम्मन जारी हो सकता है। क्या उनकी इच्छा है कभी भी जारी कर दें, किसी भी इंक्वायरी के लिए अपनी इच्छा से इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं ऑफिसर? उस पर थोड़ा प्रकाश डालें प्लीज।
पक्का सर, सेक्शन 70 में रीड आउट करता हूँ, power to summon person to give evidence and produce documents. The proper जी। officer under this act shall have power to summon any person whose attendance he considered necessary either to give evidences or to produce a document or anything in any inquiry in the same manner in the procedure provided in the case of civil code under the provision of the civil code procedure 1908 5 of the 1908. सर यहाँ सर सम्मन करने का जो पावर है प्रॉपर जी। ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर मैंने अभी डिस्कस किया सर, प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 3 से आता है। सेक्शन 3 में सर्कुलर नंबर 3 इशू किया हुआ है 5 जुलाई का, उसके हिसाब से सुपरिटेंडेंट को भी सेक्शन 70 का पावर है। जी जी। तो वो किसी को भी कॉल करके अपने बुला सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस। सर मैं अरेस्ट मेरा का निवेदन ये- सर ध्यान दीजिएगा सर, अरेस्ट करने का पावर सेक्शन 70 में नहीं है सर, अरेस्ट करने का पावर मैं सेक्शन अरेस्ट की 69 बात में ही है। नहीं कह रहा सर, मैं तो केवल सम्मन की बात कर रहा था। क्या हाँ पहले सर, से कोई सम्मन इंक्वायरी किसी चल को रही भी है कर सर? सकते हैं। सर पहले हाँ। से कोई इंक्वायरी चल रही है, किसी और की चल रही है, उसमें मुझे सम्मन भेजेंगे, सम्मन करेंगे, या मेरे ही केस सर। में बिना किसी उसके सोमोटो उन्होंने अपनी इच्छा से भेज दिया, क्या वो परमिशिबल है एक्ट में? यस सर, सेक्शन 70 बोलता है एनी पर्सन। मैं रेगुलर मेरा बिजनेस चल रहा है और किसी भी समय बिना किसी उसके प्रॉपर ऑफिसर अपनी इच्छा से किसी को बुला लेगा सम्मन करके। सर एक्ट में परमिटेड है उसको। आप इसको जी। इस तरह से मैं इंटरप्रेट करता हूँ सर, मैं इस तरह से इंटरप्रेट जी। करता हूँ। जी मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ऑडिट करता हूँ। जी। मेरे एक क्लाइंट का सर्वे जी। हुआ है, एंटी विजन विंग ने सर्वे इनिशिएट किया है, उस जी। केस में क्या मेरे को वो सम्मन नहीं कर सकते हैं? सर लेकिन वो तो पहले से एंटी विजन ने किया हुआ है ना, पहले से इंसिडेंट है वहां पे सर, पहले हाँ, ऑकर हो चुकी तो- है। उसके हाँ। लिए मुझे एविडेंस के लिए या और इंक्वायरी के लिए मुझे बुला सकता है, लेकिन मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एसएससी हूँ, टैक्सेबल पर्सन हूँ, मैं बिजनेस रेगुलर चल रहा है, बिना किसी बात के क्या मुझे कभी भी बुला लेगा वो? सर किसी दूसरे की इंक्वायरी चल रही है उसमें तो आपको बुलाएगा ना। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सपोज सर। करो, मैं आपकी मैं बात में अपनी सर बात- आपको एग्जांपल देके राइट, मैं आपकी एग्जांपल देके बोलता हूँ सर। किसी एक बिजनेसमैन का इंक्वायरी चल रही है राइट, दूसरे बिजनेसमैन की, ठीक है? सर प्लीज मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन सुन ले सर प्लीज। हाँ प्लीज सर, यस प्लीज। मैं बुलियन का कारोबारी हूँ, रेगुलर नक्शे फाइल है, टैक्स जमा है, सब कुछ सही है, कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। केवल अचानक प्रॉपर ऑफिसर सोचता है कि यार इनको बुला लीजिए, इनकी इंक्वायरी करें, कैसे बहुत कर रहे हैं ये, तो क्या मुझे सम्मन कर सकता है? सर This is my देखिए, question, sir. कभी भी जब सम्मन जब वो उसको करेगा तो उसके पास में एविडेंसेस उसने पहले जरूर पूरा का पूरा आपकी इंक्वायरी करके बैठा है वो। बिना इंक्वायरी का ऐसे सम्मन कैसे करेगा वो? आपको There क्यों must बुला be रहा है? some material, no, sir, on record, sir. डेफिनेटली 100% उसके पास है सर। उसके पास मेरे मेरा पूरी ऑफिसर सम्मन केवल ये कैसे कह हो रहा है जाएगा? आप कैसे ज्यादा कर रहे हो, आप कैसे ज्यादा कर रहे हो, यानी सम्मन नहीं। हाँ, नहीं कैसे ज्यादा कर रहे हो, दिस कुड नॉट बी ए ग्राउंड फॉर समन ना, जी 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 जी। दिस कुड नॉट बी ए ग्राउंड फॉर दूसरा समन। और दूसरा सर, क्या सम्मन आया है उस डेट पे मैं एडजमेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि मेरा एसएससी है और वो आज बीमार है या बाहर है, तो डेट कैन बी एडजॉर्न सर? 100% सर, ये सिविल प्रोसीजर कोड से चलेगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स सर, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू सर। और नेक्स्ट क्वेरी सर। विवेक जी से पूछ लेते हैं सर उनकी क्वेरी, वो कहते हैं शायद लास्ट में मैं ले लूंगा। विवेक हाँ सर, सर, आप अनम्यूट प्लीज। कर लीजिए सर। जी विवेक सर। जी धन्यवाद सर। जी विकास सर, मैं वही बात दोहराऊंगा जो हमने पहले कहा था कि जब यदि किसी पर कोई सर्च की कार्रवाई हुई है या कोई और कार्रवाई हुई है और वहां पर ये चीज सामने आती है कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई इवेजन का मामला है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोसिक्यूट, तो वो जो है ना प्रोसिक्यूट करना ही करना है, लेकिन साथ में जो 122 की पेनल्टी है वो भी पैरेलल चलेगी, तो वो हम लोग लगा देंगे, डिपार्टमेंट उसे फाइनलाइज कर देगा। और जो माननीय न्यायालय है एज पर सेक्शन 134, वो तो पता नहीं कितने साल मामला चले। तो अब आप जो कह रहे थे सर, आपका जो सबमिशन था कि जो फाइन है वो 122 का फाइन है,
तो 122 का फाइन तो हम लोग पहले से ऑलरेडी लगा चुके होंगे अपने केस में, यहाँ पे हम पूरा कर चुके होंगे। तो क्या 122 का एक बार की पेनल्टी है वो एक बार पेनल्टी के रूप में सामने आएगी और एक बार फाइन के रूप में सामने? सर आपको एक ही मिलेगा सर, ये डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी अप्लाई हो जाएगा। आपने जो क्वेश्चन उठाया है ना सर, फिर सर इसको विवेक सर, am I audible? यस सर, हाँ आवाज सर, आ रही इसको है सर इस तरह से भी सर इस तरह से भी विचार कीजिएगा कि जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ का ऑफेंस है, तो वहां पर और पेनाल्टी लिखा हुआ है 6 महीने की जेल और पेनाल्टी। तो फिर सर फिर वहां तो फिर यदि जो पेनाल्टी यदि 122 से आ रही है तो फिर वहां पे तो और पेनाल्टी लिखा हुआ है, तो और पेनल्टी की वजह से तो फिर मेरा बस यही सबमिशन है सर, यहाँ पर जो फाइन है वो 122 की पेनल्टी नहीं है। ये फाइन मुझे लगता है सर सीपीसी से गवर्न हो रही है या ऑनरेबल कोर्ट कहीं आईपीसी से गवर्न होती होगी शायद, कि 1 साल की जेल के लिए कितना फाइन लगाना है। तो ये जो फाइन है सर ये 122 की पेनल्टी नहीं है, क्योंकि पेनल्टी और फाइन तो 2 अलग अलग चीजें हो गई। एक बार विचार करेंगे सर बाद में, जरूरी नहीं है कि आज हम इसको फाइनलाइज करें, यहीं पर रुके। विकास सर, एक सेकंड सर, विकास जी म्यूट हो गए थे। विकास सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ अनम्यूट कर लिया मैंने, अनम्यूट कर लिया। जी 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 विकास सर। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन तो नहीं है और अभी किसी का, तो सामने से सर एक सर मुझे सर इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। क्यों नहीं सर, करें प्लीज। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी का। अच्छा सर एक ये रूल क्या होता है कि आप देखो जितने भी पेनाल्टी प्रोविजंस आप देखते हैं ना, तो आपको लगेगा एक पर्टिकुलर ऑफेंस 122 में भी आ रहा है, 125 में भी आ रहा है और दूसरे सेक्शंस में भी आ रहा है, 73 में भी आ रहा है, 74 में भी आ रहा है। तो क्या एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए डिपार्टमेंट मल्टीपल टाइप ऑफ पेनल्टी लगा सकता है क्या? दिस कुड बी अ क्वेश्चन। इसमें सर आर्टिकल 20(2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट टॉकिंग अबाउट द सेविंग फ्रॉम द डॉक्ट्राइन ऑफ द डबल जियोपार्डी। हालांकि ये जो आर्टिकल जो मैं आपने बताया, मैंने आपको आर्टिकल 20(2) जो अप्लीकेबल होता है वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन पे अप्लीकेबल होता है, फाइन या लेट पेनल्टी पे अप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट्स हैं जहां पे कोर्ट ने ये कॉल लिया है कि एक ऑफेंस के लिए अगर 3 या 4 तरह की पेनल्टी लगाई हुई है तो सारी की सारी पेनल्टी इंपोज नहीं होगी, उन तीनों चारों में से कोई एक पेनल्टी ही इंपोज होगी। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी। कहने का मतलब अगर 122 में पेनल्टी अगर डिपार्टमेंट ने ले लिया है एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए या ऑफेंस के लिए, तो वो सेम फिर उसके ऊपर में 73 या 74 इनिशिएट करके नहीं ले सकते हैं, या 73 74 में ले लिए हैं तो फिर वो 122 या और अदर कोई सेक्शन में नहीं ले सकते हैं। राइट सर। सर हमारे साथ पंकज दुबे जी हैं, वो भी कुछ सर कहना चाहते हैं आपसे, सीनियर सीए हैं पंकज दुबे जी। जी सर, पंकज सर वेलकम। दुबे साहब, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको भूपेंद्र? आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर, हाँ सर आ रही है, एकदम आ रही है, एकदम आ रही है सर। नहीं देखिए, नमस्कार। देखिए क्या है, मैं कई दिनों से ये पानीपत ब्रांच से जुड़ा हूँ, भूपेंद्र जी का मालूम पड़ा तो मैंने जुड़ गया, और इसके बाद से मैं इनके जितने भी प्रोग्राम है मोस्टली अटेंड करने की कोशिश की है, चाहे सीपी मिले या ना मिले वो मेरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। मैंने इनकी छोटी ब्रांच है, काफी कम लोग जुड़ पाते हैं इनके, लेकिन मैंने देखा कि जो नॉलेज वाइज जो स्पीकर इन्होंने बुलाए हैं वो एक से बढ़कर एक है। आज भी जीएसटी पर जो आपने पेनल्टी और ऑफेंस वाला जो बताया, जिस तरीके से एक सीए को देखना चाहिए कि भाई का हमको इनकम टैक्स और सबको आपने मर्ज करते हुए जो बताया वो बहुत बढ़िया था, है ना। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल जो आप दे रहे हैं, तो आयुष्मान भव इन्होंने एक किया था, अभी पार्ट 2 चालू किया है, बीच में बहुत अच्छे इनके जो प्रोग्राम हुए, मतलब सुन के मजा आ जाता है। ये मैं बार बार, मुझे इस बात से बड़ी खुशी होती है कि मैं इनकी वजह से पानीपत के और भी कई जगह में जुड़ गया हूँ, लुधियाना भी, चंडीगढ़ भी, कई जगह सुना है।
और पर्टिकुलरली पानीपत का जिक्र मुझे इसलिए लगता है कि इनकी छोटी ब्रांच है और इतने अच्छे स्पीकर बुलाते हैं कि मतलब सुन के मजा आ जाता है। जस्ट एक्सेलेंट, जस्ट एक्सेलेंट। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। बस करते आप रहे आगे बढ़ते रहें, है ना? ऐसे इनका ही पूरा जो ग्रुप है, पूरी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है ना? थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, और थैंक यू दुबे सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे साथ AK जैन सर हैं, सामने नजर आ रहे हैं, AK जैन सर। तो जैन सर वेलकम सर आपका। और हमें सामने वीडियो देख सर, आप अनम्यूट कर लीजिए सर जैन सर। यस, नमस्ते सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही जैन सर अभी भी। हाँ अब आई, अब आई जी। थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज कर लो सर। वॉल्यूम इंक्रीज है जी। जी अब ठीक है सर, अब ठीक है। ठीक है सर, प्रोग्राम अच्छा लगा आपको? हाँ बहुत नाइस जी, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर विकास सर, देखिए सर मैंने जैसे सुना था आपने इतने अच्छे से, क्योंकि इतने भयानक भयानक प्रोविजन है सर ये पेनल्टी के, ऑफेंस के, तो सुनने से डर लगता है। और जो सम्मन्स की बात जो चल रही है सर, सम्मन्स का काफी एक खौफ है कि भाई एक कोर्ट प्रोसीजर टाइप की है सम्मन। तो जैसे सिविल कोर्ट है, आपसे ओथ पे आपसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, वो सब चीजें करी जाती हैं। तो सर आपने इतने इजी लैंग्वेज में हम सबको डेलिवरेट किया। आप कमेंट देख सकते हैं विकास सर, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं सर, और बड़े बढ़िया से। मैं चाहूंगा सर आज, और मैं सभी मेंबर्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कोऑपरेट भी किया हमारे साथ। आज टेक्निकल ग्लिचेस थे शुरुआत में, और आपको विश्वास दिलाता हूँ सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो सकेगा हम जूम पे ही वेबिनार करेंगे। हमने रियलाइज कर लिया कि जूम ही चलेगा। जितने भी हमारा जो कल नव्य मल्होत्रा जी आ रहे हैं, डिमांड एंड रिकवरी एंड हाउ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ डिमांड एंड रिकवरी, तो उस पे नव्य जी बोलेंगे। तो अगले जितने भी वेबिनार सर हमारे होंगे वो जूम पे ही होंगे। और विकास सर थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छे से कवरेज किया। मैं लास्ट में चाहूंगा सर, कानपुर से एक हमारे साथ उमेश पांडे जी हैं, सीनियर प्रोफेशनल, तो मैं चाहूंगा सर एक बार वो भी दो शब्द कहें, क्योंकि कल ही उनसे मेरी बात हुई थी। तो कानपुर के सर सीरियल ज्यादातर मैं उसमें, वो भाभी जी घर पर है एक सीरियल आता है, उसमें ही आते हैं। तो तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं एक बार उनको अनम्यूट करके, सर आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए पांडे जी उधर से। आदरणीय दीक्षित जी, बहुत ही मतलब मेरे पास कहने से इतना आपने मेहनत करी है और इतने अच्छे स्पीकर्स को बुला करके हम लोगों को ज्ञानार्जन दिया है, ज्ञान दिया है। मतलब दूसरे शब्दों में आजकल के मॉडर्न गुरु हम आपको, मतलब एज की बात है, नहीं तो मैं तो गुरु ही शब्द नहीं देखो जो उसके लिए मतलब बहुत ही मतलब शुभकामनाएं, गुड विशेष जो कहा जाए। आपको और आपकी टीम को बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब ज्ञान मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत मेहनत करी और चीज नॉलेज के लिए हम सब लोगों को नॉलेज बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे टीम के लीडर आ चुके हैं, हमारी ब्रांच के चेयरमैन सुरेश नंदवानी जी। तो मैं चाहूंगा कि सर वो एक बार वेलकम करें, और सॉरी वोट ऑफ थैंक्स कहें सभी का। सर वेलकमिंग, मेरे को तो मन में ये लगता है कि वेलकम ही करते रहे हम बस। जी सर, ओवर टू यू सर। दीक्षित साहब मैं आपको बीच में और इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी सर। दीक्षित साहब। जी जी। फ्रेंड्स, मैं एक जो पूरा डेलिब्रेशन में एसएससी साइड के लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जो मैं पॉइंट आउट फिर से रिपीट करना चाहूंगा एक बार। जी सर। सेक्शन 126, सेक्शन 126 को सर ऑलवेज अपने माइंडसेट रखिए। ये बहुत बड़ा सेविंग इक्विपमेंट प्रूफ होगा एसएससी के लिए। जैसे अपने कई बार बात आती है कि सर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आए, डिपार्टमेंट ऑफिसर आए यहाँ पे। जैसे एक बार आप लोग सर याद होगा व्हाट्सएप में भी बहुत जो रन हुआ था कि अगर आपने बाहर में बोर्ड नहीं लगाया तो 25,000 रुपया प्लस 25,000 50,000 की पेनाल्टी डिपार्टमेंट लगा के चला जाएगा। यस सर, यस सर। ये व्हाट्सएप में बहुत जो रन हुआ था, है ना सर? जी जी, बहुत आया था सर। और इसके अलावा सर बहुत बार अपने लोगों को डर लगता है कि भाई अपने कोई इनवॉइसेस को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हुआ या कोई कंप्लायंसेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस साल महीना का डेटा उस महीना में पॉइंट आउट हो गया, इस तरह से बहुत सारे मिस्टेक्स वगैरह होती हैं। तो इस केस में डिपार्टमेंट अपने को पेनाल्टी इनिशिएट कर देगा क्या, ये अपने लोग को डर लगता रहता है। तो सर जब भी अपने को डर लगे एक बार सेक्शन 126 को जरूर देखिएगा। आधा डर तो वहां से हल्का हो लेगा एक बार, अनटिल अनलेस आपका कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं हो।
ये ठीक है ना? ये सर कोविड के टाइम पे हेल्पफुल है या ऑलवेज हेल्पफुल है सर? सर 126 मैंने इसका नाम दिया है वैक्सीन है सर, ये हर समय हेल्पफुल है, इसको कोविड से कोई लिंक नहीं है इसका। ओके ओके। ये सारे पेनाल्टी को आप सर एक टेक्निकल सोचो, आपने अगर बोर्ड नहीं लगाया तो डिपार्टमेंट बोलता 50,000 का फाइन लगा दूंगा, कोई बात नहीं है, आप उस समय बोर्ड लगा दो उनके सामने में, ये प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है, मैं अभी लगा देता हूँ पूरा सर आपके सामने में। ठीक है सर। क्योंकि सेक्शन 126 में फिर से एक बार रीड आउट करता हूँ, नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेज ऑफ टैक्स रेगुलेशंस और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स एंड पर्टिकुलर एनी omission or mistake in the documentation which is easily rectifiable and made without the fraudulent intent or gross negligence. राइट सर, राइट है ना सर? आप तो ये होता है ना सर, स्पीकर जब मन से पढ़ा रहे होते हैं तभी आपका मन कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप डिलीवर करें, तो आप राइट सर, बड़ा अच्छा लगा। चेयरमैन सर, नाउ ओवर टू यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू भूपेंद्र जी। तो आज का सेशन में स्टार्टिंग में जरूर प्रॉब्लम आई है, पर उसके बाद काफी अच्छा सेशन है विकास जी का। उन्होंने जो डीपली हमें नॉलेज दिया है हमारे मेंबर्स को, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, तो उसके लिए मैं विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पानीपत ब्रांच के इस प्लेटफॉर्म में काफी अच्छा योगदान दिया। और इसके अलावा में जितने भी हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, हमारे आयुष्मान भारत सेकंड सीरीज से, तो उनका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू एवरीवन सर, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप तो बंका भी हैं और बांके भी हैं ज्ञान के, तो आपका सर तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से डेलिब्रेट किया। और ऑल द पार्टिसिपेंट सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, कल का वेबिनार हमारा जूम पे ही होगा, और रेदर कल का नहीं, आने वाले जितने भी वेबिनार हैं वो जूम पे होंगे। अब आपको आगे कई टेक्निकल समस्याओं पर से नहीं गुजरना पड़ेगा। आज के लिए माफी चाहते हैं कि हम सिस्को को अपना रहे थे लेकिन नहीं हुआ सक्सेसफुल। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू चेयरमैन सर उमेश पांडे जी और मुकेश शर्मा AK जैन जो सामने दिखाई दे रहे हैं, और बंका सर, विकास बंका सर, और अनूप खरे दिया साहब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। और सोनीपत ब्रांच के वाइस चेयरमैन परवीन मदान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।